Hello everyone guys, my name is Prashant and you are watching class 11th by New Indian Era YouTube चैनल। और इस चैनल के अंदर आप सभी लोगों को बड़े ही अच्छे से अंदाज में और प्रॉपर तरीके से गाइज लेक्चर नंबर 2 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 आज हमारा यहाँ पे शुरू हुआ है। तो गाइज आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी लोग बहुत सारी चीजों को सीखोगे और मेन इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि इसके पहले लेक्चर 1 मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। गाइज इस चैनल के अंदर आप सभी लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सारे के सारे जो सेशन है पूरे के पूरे मिलेंगे, ठीक है, और एकदम क्वालिटी लेक्चर्स के साथ मिलेंगे। गाइज हम लोग सिलेबस पे ध्यान नहीं देने वाले कि सिलेबस कब कवर होगा कैसा, लेकिन हम लोग क्वालिटी पे ध्यान देंगे। हम ऐसा पढ़ाएंगे कि जब तुम पढ़ने के बाद लेक्चर निकलोगे ना, यू विल फील कि यार मुझे सब्जेक्ट आता है और मैंने कॉन्सेप्ट से एकदम ध्यान से न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस किया है, ठीक है, क्योंकि 12th में, नीट एग्जामिनेशन में, जेई में, ये एमएसटी सीटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये सब बहुत काम आने वाला है। क्योंकि बिना न्यूमेरिकल, बिना कॉन्सेप्ट के आप कुछ नहीं कर पाओगे, यू आर नथिंग। और मैं चाहता हूं कि मेरा पढ़ा हुआ बच्चा पूरे महाराष्ट्र में टॉप करे, क्योंकि मेरे पास जितना नॉलेज है मैं सब देना चाहता हूं। और गाइस अगर आप लोग को मजा लेना है लेक्चर का तो पूरे लेक्चर को डिटेल में देखो एट द एंड तक। यू विल डेफिनेटली फील कि यस भाई हमने कहीं से तो पढ़ा है, हमारे पास नॉलेज आई है, ये बात आप ध्यान रखना। तो गाइज स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैंने ये ठाना है कि मैं फ्री एजुकेशन डिटेल्ड कॉन्सेप्ट के साथ क्वालिटी लेक्चर सारे बच्चों को प्रोवाइड करूंगा, सारे बच्चों तक पहुंचे। और आप सभी बच्चों तक प्लीज शेयर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो। थोड़ा सा अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक जरूर करना लेक्चर को। तो चलिए गाइज शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन की। आज हम लोग पढ़ेंगे पैरालेक्स मेथड और डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं और बहुत सारी चीजें। गाइज इसके पहले की वीडियो में हमने फिजिकल क्वांटिटी, साइंस क्या होता है यार, फिजिक्स क्या होता है यार, ये सब हमने देखा था। फिर फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा, डिराइव्ड क्वांटिटी और डिराइव्ड यूनिट्स, हमने कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में पढ़ा था जहां पे हमने प्लेन एंगल और हमने जहां पे सॉलिड एंगल के बारे में गाइज पढ़ा था। ये सारी चीजें गाइज हमने थोड़ा सा ध्यान से दी थी और अच्छे से हमने पढ़ाई की थी। आई होप आपने उन सारे सेशन को अच्छे से रिवाइज किया होगा और उनको पढ़ने के बाद आप यहां पर आए हो। फाइनली चलो अब हम शुरू करते हैं आज के अपने इस प्यारे से लेक्चर को। और धमाकेदार तरीके से आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो मैं पढ़ाता हूं उसकी नोट्स बनाओगे, क्योंकि जो बच्चा नोट्स नहीं बनाता वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता एजुकेशन के मामले में। क्योंकि जिस दिन एग्जाम होगी उस दिन तुम क्या लिखोगे, एक ही दिन में तुम सब पढ़ लोगे। नोट्स बनाओ खुद के हाथों से। मैं तो खुद तुम्हें फ्री नोट्स, फ्री टेस्ट सीरीज सब देने ही वाला हूं, लेकिन तुम खुद की नोट्स बनाओ, जो मैं यहां पढ़ाता हूं उसको लिखो, समझोगे तभी आगे बढ़ोगे, वरना कुछ नहीं होने वाला। फिर दिखावे के लिए मत पढ़ना, पढ़ो ही मत इससे अच्छा दिखावे के लिए, ध्यान रखना इस चीज को। ओके चलो नोट्स बनाओ और सब लोग कमेंट में बोलो हाँ भैया हम आपके हिसाब से चल रहे हैं और चीजें बेस्ट तरीके से करेंगे, हम धमाका करेंगे। चलो ठीक है, डेली रेगुलर पढ़ाई करने का। चलो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल से। पेज नंबर 1 और 2 हमने खत्म कर दिया था पढ़ के। पेज नंबर 2 का न्यूमेरिकल बाकी है, ये वाला एग्जांपल नंबर 1.1 पेज नंबर 2 में तुम्हारे दिया हुआ है और उसके आगे की चीजें बाकी हैं। तो इसके पहले सॉलिड एंगल तक हमने सब पढ़ लिया था। तो चलो अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने फिजिक्स पढ़ा और तुमको न्यूमेरिकल नहीं आती तो पढ़ के मतलब क्या है ना। चलो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। बच्चों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये न्यूमेरिकल पढ़ाने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज रिवाइज कराना चाहता हूं, क्योंकि जब तक तुम्हें वो नहीं आएगा ना तब तक तुम कुछ पढ़ नहीं पाओगे। तो चलो आ जाओ, मैं थोड़ा सा चीजें तुमको बता देता हूं कि देखो भाई सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल वापस से एक बार बता देता हूं कि क्या होता है। देखो मान लो तुम्हारे पास एक तरबूज है और उस तरबूज को तुमने काट के इस तरीके से निकाल लिया, ऐसे तुमने कुछ काट के और उसको ऐसे निकाल लिया, तरबूज का ऊपर कैसा नहीं कैसा कट करके निकाल लिया, समझा अच्छे से। चलो ये कोई तो पॉइंट है, मान लो ऐसे एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट में जो ये यहां पे एंगल बन रहा है ये हमारा मान लो थीटा है। क्या है ये हमारा एंगल? थीटा है। और जो ये हमारा बच्चों एरिया है, ये एरिया हम इसको डीए बोल देंगे, नहीं का जो साइड का जो एरिया होता है। और इसके बीच का डिस्टेंस मान लो, चलो मैं कहता हूं कि मैं मान लो डी मान लिया, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस मैंने डी मान लिया, समझा। चलो अब यहां पे जरा ध्यान देना अच्छे से। तो भाई सॉलिड एंगल क्या है? तो जो ये एरिया यहां पे उस तरबूज के कोने में सेंटर में जो एंगल बना रहा है, इमेजिन कर पा रहे हो एक तरबूज है, उसको हमने ऐसे काट के निकाला है, तो उसका कहीं तो सेंटर होगा ना, तो वो सेंटर को यहां पे थीटा माना है और वही थीटा हमारा सॉलिड एंगल कहलाएगा।
फिलहाल तुम्हारे बुक में ओमेगा मानते हैं, ठीक है, ये ओमेगा होता है सॉलिड एंगल, बट चाहे थीटा से दिखाओ ओमेगा से दिखाओ, अपने को क्या करना है, अपने को कॉन्सेप्ट से मतलब है। तो गाइज इसका फॉर्मूला क्या आएगा, dA अपॉन और इस डिस्टेंस का स्क्वायर। आप बोलोगे ये कैसे आया, तो आ जाओ पहले यहां पे थोड़ा सा मैं चीजें सिखा देता हूं आपको। देखो मान लो ये नॉर्मल सर्कल है, ये 3D के लिए यूज करते हैं, ये सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर है O, और यहां से इस तरह से एक मैंने आर्क कट कर दिया, ठीक है। तो बच्चों ये जो आर्क है इसको मैंने आर्क बोला, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है मान लो R है फॉर एग्जांपल, और ये एंगल मान लो थीटा है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन जो हमारा डिस्टेंस होगा वो। ये हमेशा फॉर्मूला याद रखना, आज के पूरे चैप्टर में जो भी आज लेक्चर 2 हम पढ़ेंगे इसके अंदर ये पूरी चीजें आज हम यहां पे पढ़ने वाले हैं, यही फॉर्मूला। कभी भी अगर ऐसा दिखता है ना, तो जो इसके बीच का डिस्टेंस होगा वो अपॉन में, जो एंगल होगा वो साइड में और आर्क ऊपर, ये हमारा फॉर्मूला याद रखना। यही फॉर्मूला यहां पे अप्लाई हुआ है, लेकिन ये सॉलिड एंगल है और ये प्लेन एंगल है, ये 3D में है, ये नॉर्मल 2D में है, 2 डायमेंशनल में। 2D 3D समझता है ना आपको, हाँ। तो ये जो 3D में है, तो ये dA हमारा 3D में, इसलिए यहां पे नीचे डिस्टेंस का हमेशा स्क्वायर लेना, ये भूलना मत, हमेशा डिस्टेंस का स्क्वायर होना मांगता है। जो डिस्टेंस होगा ना सेंटर से लेके बाहर के एरिया तक का तरबूज का, वो डिस्टेंस d होगा, ठीक है, और ऊपर का एरिया dA होगा। ये हमेशा सॉलिड एंगल की बातें याद रखो। तो आई होप आपको इतना समझा होगा, ये मैंने पहले भी आपको कल के लेक्चर में समझाया था। अब आ जाओ हम फॉर्मूला में, यहां पे सॉरी क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। बच्चों फोकस करना, डिटेल में क्वेश्चन पढ़ेंगे। एग्जांपल 1.1, व्हाट इज द सॉलिड एंगल। देखो क्वेश्चन पूछ लिया ना, अब जिस बच्चे को सॉलिड एंगल ही नहीं पता वो क्या खाक सॉल्व करेगा इस क्वेश्चन को। इसलिए कहते हैं बच्चों कि थियरी बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल के लिए, ध्यान रखना। तो सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द मून, यानी कि इस बार मून ने सॉलिड एंगल बनाया है। तो यहां पे जरा देखो, यहां पे दिस एरिया हैज बीन सबटेंडेड द एंगल, मतलब इस एरिया ने एंगल यहां पे सबटेंड किया था, ये एरिया है और इसने इस पॉइंट में एंगल सबटेंड किया है, मतलब बनाया है। सबटेंड का मतलब बनाना। तो यहां पर सबटेंडेड बाय द मून, यानी कि जो भी सॉलिड एंगल किधर तो बन रहा है आगे पढ़ेंगे, तो उसको मून ने बनाया है एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ। चलो मिल गया पॉइंट, आ जाओ। यानी कि बच्चों सपोज दिस इज आर अर्थ, प्यारा सा गोलू मोलू छोटा सा ये अर्थ है, और ये हमारा एक मून है, दिस इज द मून। और इस मून ने क्या किया है, इस मून ने अपने इस एरिया से और यहां से इस एरिया से, ये मून है, और इस मून ने यहां पे इस पॉइंट में अर्थ के एक एंगल सबटेंड कर दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। मैं तुम बच्चों को क्या कह रहा हूं, इस बात को ध्यान देना। ये एंगल को यहां पे सबटेंड किया, ये अर्थ के किसी भी पॉइंट पे, पढ़ो ना लाइन, आपको समझ गया होगा मैं क्या कर रहा हूं। मून हैज बीन सबटेंडेड द सॉलिड एंगल ऑन द एनी पॉइंट ऑन द अर्थ, एनी पॉइंट ऑन द अर्थ, गिवन द डायमीटर ऑफ द मून। मून का डायमीटर बच्चों दिया हुआ है, मून का डायमीटर कितना दिया है, 3474 किलोमीटर। चलो आ जाओ यहां पे दिखा दो तुम लोग को, मून का डायमीटर दिया है बच्चों। ये मून है तो डायमीटर क्या होता है, पूरा का पूरा ये डायमीटर कहलाता है। तो मून का जो डायमीटर है वो हमको पता है, कितना पता है मून का डायमीटर, 3474 किलोमीटर। इस बात को ध्यान देना, मून का डायमीटर। एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, यानी कि अर्थ से इसका डिस्टेंस, तो यहां से देखो अर्थ से इसका डिस्टेंस d इज इक्वल टू 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। ये हमारा मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है, मैंने d मान लिया, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। तो पूछा क्या है, व्हाट इज द सॉलिड एंगल, मतलब इस ये कितना होगा, ये पूछ लिया। तो अब आपको तो समझ गया रहेगा ना बच्चों कि इसका पूरा एरिया, यानी अगर मुझे मून का एरिया मिल गया, क्योंकि देखो ना सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा। तो यही यहां पे लगाओगे ना, एरिया अपॉन में इसका डिस्टेंस इक्वल टू ये, यानी कि थीटा इज इक्वल टू पूरे मून का एरिया। ये बच्चों डायमीटर है, ये एरिया नहीं है, अपने को मून का एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ द मून, ध्यान दो अच्छे से बच्चों प्लीज, एरिया ऑफ द मून डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून और थीटा का इक्वल, यही है। चलो आ जाओ, अब हम इसको यहां पे लिखते हैं, समझा ना, एरिया अपॉन ये दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस, समझा। देखो दिस अपॉन दिस इसका एरिया अपॉन दिस, ठीक है, इक्वल टू दिस, समझो अच्छे से। तो इस बात को ध्यान रखना। आ जाओ, गिवन डेटा क्या दिया है भाई,
गिवन डेटा क्या दिया है, फटाफट तुम्हारे सॉल्व एग्जांपल में कुछ भी सॉल्व किया है, अपने को ऐसा समझाया ही नहीं है। अपना बुक अगर समझाने लगे तो बच्चे ट्यूशन क्यों लगाएंगे। चलो यहां देखो अच्छे से, तो गिवन क्या दिया हुआ है बच्चों, यहां पे जरा ध्यान दो अच्छे से, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ क्या दिया है बच्चों, डिस्टेंस, मैं इसको d मानता हूं, तो d इज इक्वल टू 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। ध्यान देना थोड़ा सा, यूनिट में भी अभी लफड़ा होने वाला है, यही सब गलती बच्चे करते हैं, ये गलती मत करना। तो ये दिया हुआ है, आगे देखते हैं क्या दिया है, डायमीटर। तो डायमीटर इज इक्वल टू कितना दिया है, 3474 किलोमीटर। अब थोड़ा ध्यान दो भाई, डायमीटर किलोमीटर में दिया है और यहां पर ये जो डिस्टेंस है वो मीटर में है। आपको लगता नहीं कुछ तो लफड़ा है इसमें, कुछ तो लफड़ा लग रहा है भाई, अपने को कुछ तो इसमें बदलना पड़ेगा, दोनों यूनिट को सेम रखना पड़ेगा। या तो तुम किलोमीटर को मीटर बना दो, या तो मीटर को किलोमीटर बना दो, या मीटर किलोमीटर नहीं चलेगा, या तो इधर किलोमीटर तो इधर भी किलोमीटर, या इधर मीटर तो इधर भी मीटर। यूनिट सेम करनी पड़ती है तभी क्वेश्चन करेक्ट आता है। अब तुम 10th में थोड़ी ये सब न्यूमेरिकल पढ़े थे, पढ़ा था क्या तुमने 10th में, कोई सिखाया ही नहीं। तब तो तुम किसी और टीचर से पढ़ रहे थे, अपना टाइम बर्बाद किया उधर पैसा भर के। इसलिए कहता था, जो बच्चा मेरे से 10th में पढ़ा था, मैं कहता था बच्चों पढ़ लो न्यूमेरिकल, 11th 12th में काम आएगा, यही तुम्हें कहता था। पर कोई ना, अभी भी तुम्हें जिंदा हूं, मैं करा के दूंगा ना, ठीक है। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो तुम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो। अब चलो, एक यूनिट, एक तरीका होता है कन्वर्ट करने का। यहां पे क्या करना होता है, कभी भी एक बात ध्यान दो, यहां पे लिख के देता हूं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, 3.84 इंटू 10⁸। अब एक मीटर है ना, मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे। अब तुम बताओ ना, अगर मैंने तुमसे बोल दिया कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर, 2000। 3 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर, 3000। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि 500 मीटर इज इक्वल टू कितना किलोमीटर, तो डिवाइड बाय 1000 करोगे ना। जब इधर से, जब किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई, जब मीटर से किलोमीटर में आना रहेगा तो 1000 से डिवाइड। ये हम 7वीं 8वीं में सीखे थे, बच्चों जैसा खेल है। तो यहां पे क्या करोगे, इसको थोड़ा सा मैं साइड में लिख देता, ओ शिट, ठीक है। चलो ये अभी साइड में हटेगा नहीं, वरना मैं इसको हटा देता। चलो इसको डिलीट ही मार देता हूं, बाद में लिखता हूं, ठीक है। आ जाओ, तो इसको क्या करूंगा यहाँ पे, तो अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिवाइड करना पड़ेगा। इससे अपने को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझा, ध्यान देना अच्छे से। तो 3.84 इंटू 10⁸, ये 1000 को मैं 10⁻³ लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं, और किलोमीटर। चलो क्या बच्चों, अब तुमको एक मैथमेटिक्स सिखाने जा रहा हूं मैं। यहां पे जरा सब लोग ध्यान दो अच्छे से, यहां पे थोड़ा सा कहीं भी लिख देता हूं, देखो यहां पे लिख देता हूं। देखो अगर मान लो 1/10⁻² है, तो तुम इस 10⁻² को ऊपर लेके जा सकते हो, तो 1 इंटू 10⁻² हो जाएगा ये, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 3/10⁵ है, तो तुम इसको 10⁵ को ऊपर ले जा सकते हो, तो 3 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा। तो वैसे ही अगर ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3.84 इंटू, ये मैं एक एक चीज करवा रहा हूं, वरना मैं एक ही लाइन में लिख देता, कसम से कह रहा हूं। तो 3.84 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻³ किलोमीटर। समझा बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान देना अच्छे से। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको भी तुम आगे सॉल्व कर सकते हो। अब ये देखो, ये जो नीचे दिया हो इसका भी मैथमेटिक्स है। अब अगर बेस सेम होता है, लिख लो कहीं ये चीज, ये छोटा मोटा कैलकुलेशन का पार्ट है, ये नहीं आएगा ना, लफड़ा हो जाएगा ये कैलकुलेशन। 3.84 मिल गया, लेकिन इसका क्या करोगे, दो लिख के रखोगे, नहीं आगे सॉल्व करना रहता है। तो 10 इंटू 10, यहां देखो बेस सेम, बेस क्या होता है तुमको यही नहीं मालूम रहेगा, आज सिखाता हूं। देखो कभी भी एक बात ध्यान देना, अगर मान लो 1/10⁻³ है, तो इसका मतलब 1 इंटू 10⁻³ लिख सकते हो। अगर मान लो पहले से ही 10⁻⁴ दे दिया तो 2 इंटू 10⁻, ये यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये ऊपर जाके तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो। उसी तरह से बच्चा, अगर मान लो 10⁻² है और इंटू 10⁻³ है, तो ये बेस सेम है तो पावर हमेशा ऐड हो जाती है, तो क्या आएगा 10⁻⁵। अगर मान लो 10⁻⁻4 है और 10⁻⁻6 है, तो ये क्या बनेगा, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। देखो ऐड, अब माइनस माइनस को कैसे ऐड करते हैं, लिखने का तरीका देखो, -4 प्लस करने का और फिर ब्रैकेट दिया इसको, क्यों, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं देता तो कैसे दिखता वो, समझो ना। तो 10⁻⁻4 प्लस -6, तो 10 यहां पे क्या आएगा,
10 रेज टू -4 -6 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, पांचवी में पढ़ा था, पांचवी कक्षा में, माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये 6 + 4 क्या हो जाएगा 10, और बड़े नंबर के पास माइनस, तो 10 रेज टू -10, दिस विल बी द आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। समझा अच्छे से, इस बात को ध्यान रखो। तो अभी हमारे सामने कौन सी प्रॉब्लम है, 10 रेज टू 8 इंटू 10 रेज टू -3। तो 10 रेज टू 8 इंटू 10 रेज टू -3 का मतलब 10 रेज टू 8 प्लस 10 रेज टू -3, 10 रेज टू 8 माइनस प्लस माइनस माइनस, तो -3, 10 8 में से 3 गया तो 5, 10 रेज टू 5 आएगा यहाँ पे। तो जिस बच्चे को आता था वो तो ठीक है, बट जिसको नहीं आता था, तो ये मैं बच्चों वाला बेसिक मैथमेटिक्स भी सिखा दिया तुमको। अब अगर तुमको ये 10 के पावर को हैंडल करने आ गया, तुम आधे से ज्यादा कैलकुलेशन को यूं परफॉर्म कर लोगे। ये बताना था मुझे वो न्यूमेरिकल करवा के, समझा। ये सब तुमको नहीं आता है, इसलिए तुम बच्चों को न्यूमेरिकल नहीं आता, पर मैं जिंदा हूं यार, तुम्हारा प्रशांत भाई जिंदा है, तो क्या चाहिए यार अब तुमको, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दो अच्छे से। तो अब चलो इसको आगे क्या लिख सकते हो बच्चों, कहां पे लिखने का भाई, इधर पे देखो। तो 3.84 इंटू 10 रेज टू 5 किलोमीटर, ठीक है। समझाना कैसे आया, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 10 रेज टू 8 और 10 रेज टू -3 कर दिया, 10 रेज टू 5 किलोमीटर आ गया। तो हमको क्या मिल गया, डिस्टेंस बिटवीन दी अर्थ एंड दी मून। ये सब जो एक्स्ट्रा बताया इसको हटा देता हूं, मैंने उधर लिखवा दिया ना वो पेज में, तो इसको यहां लिख के क्या मतलब, ठीक है। अच्छा साफ सुथरा स्लाइड दिखना चाहिए। चलो ठीक है, अब यहां देखो, ये क्लियर है, सबको समझा है ना। बस अपन ऐसा कर सकते हैं, देखो कैसा, अपॉन में, देखो क्यों करते हैं ऐसा, अपन अपॉन में सॉल्व करना हार्ड होता है ना, तो इसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई अच्छे से चिंदी बना देते हैं, इसको आसान हो जाता है करना। ऐसे ही इसको भी देखो, ये 2 2 लिख के क्या मतलब, इसको 1 कर दिया, 2 2 दिख रहा है 1 कर देने का, ऐसा अच्छा लगता है इसलिए ऐसा करते हैं अपन, जल्दी होता है कैलकुलेशन, ठीक है। तो डिस्टेंस मिल गया। अब डायमीटर भी लिख के दिखाओ ना फिर यहां तो ये लिख दिया, अब डायमीटर भी लिख के दिखाना पड़ेगा अपने को। तो डायमीटर वहां से मिटा दिया था ना मैंने, तो कितना आएगा 3474 किलोमीटर। अब देखो ये भी यूनिट किलोमीटर में और वो यूनिट भी किलोमीटर में, ये यूनिट बहुत प्रॉब्लम देता है। पूरा कैलकुलेशन अभी तो सिर्फ हम यूनिट ही सॉल्व किया, यूनिट को सेम बनाया, आगे तो मुझे समझाना बाकी है। ये समझा है ना, अभी सिर्फ हमने यूनिट पे ध्यान दिया बच्चों, हाँ ध्यान देना अच्छे से। तो हमने डिस्टेंस का यूनिट सेम कर लिया, सब कुछ, इतना सारा स्टेप होता नहीं है, बट फिर भी मैंने पहली बार करा रहा हूं ना ये न्यूमेरिकल, इसलिए मैं सारे डिस्टेंस, सारे के सारे एक एक चीज अच्छे से करा के दूंगा, ठीक है। किलोमीटर में हो गया। अब बच्चों तुम मुझे बताओ कि ये जो डायमीटर है और ये जो डिस्टेंस है हमको सब मिल गया, अब हमको चाहिए क्या, ये एंगल। तो फॉर्मूला तुमको मालूम है, हियर सॉलिड एंगल थीटा हैज टू कैलकुलेट। तो वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट कि सॉलिड एंगल थीटा इज इक्वल टू एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दी, यही होगा ना बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, और उसका स्क्वायर। भाई उसका स्क्वायर नहीं करोगे, समझा ना, यही होएगा ना। अरे इधर आ जाओ, एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, वही तो थीटा हमारा होता है सॉलिड एंगल के लिए। एरिया जो एंगल बना रहा है उसका एरिया, वहां पे एंगल मून बना रहा है तो मून का एरिया यहां पे, डिवाइडेड बाय जो भी डिस्टेंस होगा उसके बीच में, एरिया के और इसके बीच में उसका स्क्वायर, और इक्वल टू थीटा। तो यही लिखा ना मैंने, सॉलिड एंगल थीटा इज इक्वल टू मून का एरिया, क्योंकि इधर पे मून एरिया बना रहा है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। ये मत भूलना स्क्वायर, ये ऐसे आता है बच्चों। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू एरिया ऑफ मून क्या होगा। अब यहां पे समस्या आ गई बच्चों, यही प्रॉब्लम है कि ये मून का ये डायमीटर है बच्चों, हमको पूरे इसका एरिया मांगता है, ये पूरे मून का एरिया मांगता है अपने को। ये एरिया कितना है, ये तो डायमीटर है ना बच्चों, हमको एरिया चाहिए। तो मून कैसा दिखता है बच्चों, डिस्क के जैसा, डिस्क, DISC, डिस्क। कैसेट आती ना, कैसेट लगाते हो डीवीडी में, मूवी देखते हो, फिर डिस्क है ये, डिस्क। समझा अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं, तो डिस्क जैसे दिखता है। तो डिस्क का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ द मून मतलब वो डिस्क जैसा है, तो एरिया ऑफ डिस्क क्या होगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर होगा। ये मेंसुरेशन में क्लास 10th के ज्योमेट्री में पढ़ा था, बट नहीं पढ़ा तो मैंने बता दिया, याद कहीं लिख लो ना, एरिया ऑफ डिस्क इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और जो मून है वो डिस्क के जैसा है।
मून पूरा डिस्क के जैसा है ना, अर्थ भी डिस्क जैसा है, गोल गोल स्फीयर जैसा, ठीक है। तो पाई आर का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना दिया है बिटवीन द मून एंड अर्थ बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ कितना है, किलोमीटर में है, 3.84 इंटू 10⁵, तो यहां लिख लो 3.84 इंटू 10⁵, और उसका होल स्क्वायर नहीं करोगे बच्चों, होल स्क्वायर नहीं करोगे, ध्यान देना, स्क्वायर देना मत भूलना। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये पाई आर का स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, पाई की वैल्यू 3.1415 होती है, और इंटू आर का स्क्वायर दे दिया यार, तो आर के जगह में क्या डालने का, ये लफड़ा आ रहा है। 3.84 इंटू 10⁵ का स्क्वायर है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहां पे, तो 3.84 इंटू 10⁵, अब स्क्वायर है तो एक बार और करो। अब मान लो x का स्क्वायर होता है तो x इंटू एक्स होगा ना, तो वैसे ही अगर इसका स्क्वायर है तो इसको 2 बार यहां लिख देने का, बात ही खत्म। अब से याद रहेगा कैसे कैलकुलेशन करना है, ये सब याद करते चलो कि कैसे कैलकुलेट भैया कर रहे हैं। अब ये r कहां से मिलेगा, थीटा तो कैलकुलेट होने आ गया, सॉलिड एंगल मिलने वाला है, आंसर आने वाला है। समझा ना कितना चिंदी है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, वरना 2 मिनट में सॉल्व होता है। तो r का स्क्वायर, r कहां से मिलेगा यार, लफड़ा हो गया। ये साला डायमीटर दिया है, तो ये मून का एरिया था ना, तो मून का डायमीटर दिया है, डायमीटर से एरिया निकालेंगे, डायमीटर से एरिया निकालेंगे। चल बोल भाई, बोल बजरंग बली की जय। तो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो हम सबको पता है कि डायमीटर इज इक्वल टू, सॉरी, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन हाफ, है ना, डायमीटर अपॉन हाफ होता है ना, बचपन में पढ़ा था। तो यहां से निकाल लो 3474 अपॉन 2, तो इसको सॉल्व करो। अब मैं इसको कैलकुलेट ऐसे नहीं करने वाला, तो यहां पर मैं फटाफट देख लेता हूं कि भाई कितना दिया हुआ है, फटाफट देख लेता हूं। तो यहां पे कितना आएगा 1737, है ना, कैलकुलेट कर लेने का। अब उसमें इतना टाइम वेस्ट थोड़ी करना है, ये तो तुमको भी आता है, नहीं कर लोगे, मैं देख लेता हूं ना, क्यों 1 घंटा कैलकुलेट करके बैठूंगा, अपने को फटाफट करना है, वीडियो बना रहा हूं ना यार, समझा करो। तो r इज इक्वल टू 1737 आ जाएगा, समझा अच्छे से। तो रेडियस मिल गया, अब यही रेडियस यहां पुट कर दो, ठीक है। तो 3.1415 इंटू आर का स्क्वायर 1737, एक काम करता हूं ना, इसको क्यों दोबारा लिखूंगा, इसी चीज को छाप के यहीं पे वैल्यू डाल देता हूं ना, तो 1737 का होल स्क्वायर, समझा अच्छे से बच्चों। और यहां पे क्या आएगा 1737 इंटू 1737, 2 बार लिख दिया, अब समझ में आ गया। इसको क्या करता हूं 3.84 इंटू, और इस 3.84 को इसी के साथ लिख देता हूं, समझा ना, मल्टीप्लाई में। अब मान लो 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 है, तो तुम चाहो तो 5 और 3 को साथ में लिख सकते हो, 4 और 6 को साथ में लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, लिखने का तरीका है अपना अपना। और ये 10 को और 10 को एक साथ लिख देने का कभी भी, तो 10⁵ इंटू 10⁵, आपको समझ गया होगा इसका क्या होने वाला है। ठीक है, चलो अब आगे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, और 2 मिनट में आंसर निकालेंगे। अब थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, यहां काम आएगा लॉग टेबल, उसके बिना काम नहीं चलेगा, और लॉग टेबल मैंने अब तक सिखाया नहीं है, लॉग टेबल की अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। लॉग टेबल के 3 से 4 वीडियो बनेंगे, 1-1 घंटे के, 4 घंटे लगेंगे लॉग टेबल सीखने में। और जब मैं सिखा दूंगा एक बार लॉग टेबल, तो ये सब कैलकुलेशन चिंदी हो जाएगा। एक लॉग टेबल आती है बच्चों, वो लॉग टेबल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी मिलता है, तो लॉग टेबल अगर नहीं आएगा तो इतने बड़े कैलकुलेशन तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अभी तो फिलहाल मैं कैलकुलेटर से कर दूंगा, यहाँ तक समझ गया ना, अब इसके आगे बस कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है। तो लॉग टेबल सिखाऊंगा, फिर उसके बाद तुम्हें पूरा कैलकुलेशन आ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, सब कुछ नहीं क्लियर रहेगा तो वापस रिवाइंड करके वीडियो देखने का, ठीक है। चलो आ जाओ, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको अब थोड़ा सॉल्व करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करो, बड़ा है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो, इसको भी मल्टीप्लाई करो, इसको भी करो, सब मल्टीप्लाई करो। तो आ जाओ देखते हैं कि क्या आता है मल्टीप्लीकेशन के बाद आंसर। मल्टीप्लीकेशन के बाद आंसर क्या आएगा, चलो फटाफट देखते हैं अब, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 3.1415 मल्टीप्लाई बाय 1737 मल्टीप्लाई 1737, कितना आया भाई, बहुत बड़ा आंसर आया, 94,9478436.41, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से, ये इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, टेंशन मत लो, दूसरा तरीका भी बताऊंगा, अभी रुक जाओ। फिर दूसरा क्या है 3.84 मल्टीप्लाई बाय 3.84, कितना आया 14.7456। अब देखो ऊपर का पूरा ये आ गया वैल्यू, और नीचे का ये 10⁵ क्या होगा, 10⁻10 हो जाएगा, समझा। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब बच्चों ध्यान दो, अब इसको डिवाइड बाय ये करना है, तो 9478
436.41 डिवाइडेड बाय 14.7456 इक्वल टू 642,797. ठीक है, और ये 10⁻10 जो है, क्या मैं इसको ऊपर ले जाके 10⁻−10 कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं, समझा ना। जब मैंने इसको और इसको डिवाइड किया बच्चों तो ये मिला, फिर नीचे 10⁻10 बचेगा ना, तो इसको ऊपर ले जाके -10 कर दिया। नहीं समझा? ये नहीं समझा? आ जाओ समझा देता हूं। देखो, रुको बताता हूं। देखो अच्छे से, 97.6, ठीक है। अब देखो डिवाइडेड बाय 10⁻10 बचेगा। अब समझा कि नहीं समझा? इसको डिवाइड करोगे तो ये आ गया, और अपॉन में 10⁻10 दिया हुआ है ना, तो अब इसको अब ऊपर लेके जाओ, समझा ना। अब ऊपर लेके जाओगे तो अगली स्लाइड में आ जाओ, तो अब क्या मिलेगा यहां पे, थीटा इज इक्वल टू 642,797.6 अपॉन, यहां पे अपॉन में अब ना लेके बाजू में ले लो 10⁻10। चलो अब इसको थोड़ा पॉइंट शिफ्टिंग समझेंगे। अब जो मैं करने जा रहा हूं उसको मैं अलग मेथड से यहां सॉल्व करा के दिखाऊंगा तुमको उसी क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब मैं जो करने जा रहा हूं, देखो सीधा मैं आंसर लिख दूंगा 2797, ठीक है, 6 इंटू 10⁻, ये पॉइंट हटा दो, 6 हटा दो, इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। इतना आ गया आंसर। दिस इज योर आंसर, ये करेक्ट आंसर है। तुम्हारे बुक में भी यही दिया रहेगा शायद, हाँ 4275 जो भी है यही दिया हुआ है। चलो करेक्ट है, समझा। दिस इज द योर फाइनल आंसर। ये स्टार रेडियन का डिग्री है, मतलब ये यूनिट है। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था हमारा पूरा का पूरा मेन फंडा। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये हमारा आंसर था। एक मैं लॉग टेबल की वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो समझाऊंगा, सिर्फ कैलकुलेशन के ऊपर वीडियो रहेगी। तो आपको फाइनली आंसर समझाना कैसे आया, ये सब हमारे एग्जाम्पल है ये, लेकिन हमारे बुक में ऐसा सॉल्व नहीं किया और बच्चे हो जाते हैं बहुत कंफ्यूज, ठीक है। तो ध्यान देना जरा अच्छे से कि सॉलिड एंगल फाइंड करने बोला था तो हमने पहले यूनिट सेम कर ली, मैंने मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया, इसलिए ऐसा हो गया। तुम किलोमीटर वाले को भी मीटर में कर सकते थे, नो इशू, ठीक है। तो हमने मीटर को किलोमीटर में कर दिया था, नो टेंशन। तो हमने इसको ऐसे सॉल्व किया, बस हमारे को माइंड लगाना है कि ये जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला था बच्चों, ये हमें याद रखना है कि एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर होता है सॉलिड एंगल में, ठीक है। फिर हमने कैलकुलेशन में डायमीटर से रेडियस निकाल लिया, ये मून का रेडियस था तो हमने यहां पे पुट कर दिया, और एरिया ऑफ डिस्क, क्योंकि मून डिस्क जैसा दिखता है इसके लिए उसका एरिया πr² डालना पड़ा, यहां पे करके पूरा कैलकुलेटर से हमने सॉल्व किया। लॉग टेबल से कैसे सॉल्व करना है बच्चों, उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब आपको समझेगा, इतना आसानी से नहीं समझने वाला। तो आप टेंशन मतलब, वीडियो जल्दी आ जाएगी लॉग टेबल की, ठीक है। चलो तो सब बच्चों को यहां तक क्लियर है? किसी को थोड़ा भी डाउट है? ये सब अच्छे से आता है ना अभी? चलो अब गाइस हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अपने पेज नंबर 2 का सबसे नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हर एक बच्चे को इस चीज को याद रखना है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है बच्चों? चलो तो कन्वेंशंस फॉर द यूज ऑफ द एसआई यूनिट। तो कभी भी एक बात ध्यान रखो अच्छे से, हमने अभी देखा था कि इन एनी न्यूमेरिकल बच्चों, इन एनी न्यूमेरिकल यूनिट शुड बी सेम, यूनिट शुड बी सेम। अभी हमने देखा था ना कि हमारे बुक में देखो कैसे दिया हुआ था, हमारे बुक में देखो कैसा दिया हुआ था कि ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो ये दोनों यूनिट सेम रखनी पड़ती है, ये हमेशा याद रखना। अच्छा ये जो गाइस एसआर लास्ट में यूनिट आया है, ये क्या चीज है आपको इस क्वेश्चन के अंदर समझा देता हूं। इसे हम कहते हैं स्टार रेडियन, ये स्टार रेडियन है। ये किसकी यूनिट है? इट इज अ यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, ये सॉलिड एंगल की यूनिट होती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ये स्टार रेडियन एसआर दिखाते हैं, ध्यान रखो अच्छे से, सब बताते चल रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी है। अच्छा अब आ जाओ कन्वेंशंस फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट, कि एसआई यूनिट हम कैसे यूज करेंगे, एसआई यूनिट्स का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे वो हमें देखना है। तो गाइस करीबन आपको यहाँ पे 6-7 पॉइंट मिलेंगे, सारे पॉइंट मुझे समझाना पड़ेगा। चलो आ जाओ, पहला पॉइंट, ये एग्जाम में फॉर 3 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आता है, तो ये सिर्फ 11th में आएगा, 12th में नहीं। तो यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, हमें भी मालूम है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है मीटर, तो 5 मीटर नहीं लिखने का ऐसा कभी भी, ये रॉन्ग वे है लिखने का, कभी भी 5 मीटर लिखने का ऐसा, ठीक है, ये करेक्ट वे है, याद रखो। दूसरा पॉइंट पढ़ो, फुल नेम ऑफ द यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्मॉलर लेटर,
इवन इफ द नेम इज आफ्टर अ पर्सन, एग्जाम्पल 1 न्यूटन, 1 जूल। अगर मान लो 1 न्यूटन भी लिखना है तो ये स्मॉल लेटर से ही शुरू करने का, कभी भी कैपिटल लेटर यूनिट में मत लिखना। बट सिंबल फॉर, अब अगर ये 1 न्यूटन फुल वर्ड हो गया, अब इन न्यूटन का अगर सिंबल लिखोगे तो एन होता है, तो यहां आगे पढ़ो। बट सिंबल फॉर यूनिट नेम्ड आफ्टर अ पर्सन शुड बी इन कैपिटल लेटर। अब जैसे कि अगर मान लो तुमने लिखा 1 न्यूटन, तो अगर तुम 1 न्यूटन ऐसे लिखते हो तो ये दिस शुड बी स्मॉल, बट अगर तुम लिखते हो न्यूटन का सिंबल तो तुम्हें लिखना पड़ेगा कैपिटल में, दैट इज 1 न्यूटन। ये ध्यान रखना, अगर तुम न्यूटन का सिंबल लिखोगे तो कैपिटल में, पर्सन का नाम है, सिर्फ पर्सन का नाम, वरना ये स्मॉल में ही रहता है। अब ऐसा मत लिख देना कि 5 मीटर, मीटर किसी इंसान का नाम होता है क्या? नहीं। तो न्यूटन एक इंसान का नाम है, और उसके जैसे जूल एक इंसान का नाम है, तो उसके नाम पे जब तुम कोई यूनिट लिखोगे ना तो कैपिटल में होनी चाहिए, नॉर्मल तो फिर स्मॉल में ही रहेगी। और अगर वर्ड से लिखते हो डायरेक्टली तो वो न्यूटन एन रहेगा। समझा? अच्छे से ध्यान रखना, बहुत आसान है। नेक्स्ट पॉइंट 3, सिंबल फॉर यूनिट डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म्स, फॉर एग्जांपल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एंड नॉट 20 न्यूटन्स। प्लूरल में कभी मत लिख देना, या 20 न्यूटन्स में एनएस, है ना, ऐसा मत लिखना। मतलब कि कभी भी प्लूरल में यूनिट नहीं लिखते, जैसे कि ऐसे मत लिख दो कि 5 मीटर्स, मीटर्स, वाई मीटर्स, रॉन्ग है, कभी भी प्लूरल मत लिखना, सिंगुलर रखने का। नेक्स्ट पॉइंट, सिंबल फॉर यूनिट डज नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप्स एट द एंड, ध्यान दो जरा अच्छे से, ऑफ रिकमेंडेड लेटर, एग्जांपल 25 kg एंड नॉट 25 kg। मतलब कि कभी भी जैसे कि तुमने लिखा 5 मीटर, तो उसके बाद तुम ऐसा फुल स्टॉप नहीं दे सकते, जो पूरा सेंटेंस है उसका फुल स्टॉप रहेगा। ऐसा नहीं कि तुम इसका भी फुल स्टॉप दो फिर इसका एक और फुल स्टॉप। सपोज मैंने बोला कि लेंथ ऑफ पेन इज 5 मीटर, ठीक है, तो ये पूरे सेंटेंस का फुल स्टॉप हो गया। और आप बोलोगे कि 5 मीटर का भी फुल स्टॉप दे दूं, तो ऐसे थोड़ी चलेगा, सिर्फ एक ही फुल स्टॉप होता है कभी भी। अब आगे बढ़ते हैं, द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, अब इसका देखो, द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी रिटन एज 1 रेशियो। फॉर एग्जांपल द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट नॉट लाइक दिस। देखो कहने का मतलब ये है कि सपोज दैट अगर तुमने एक्सेलरेशन जैसे कि मान लो निकाल रहे हो, तो इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकंड, और टाइम का भी सेकंड। तुम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते यूनिट। देखो वेलोसिटी की यूनिट ये होती है, वेलोसिटी की यूनिट है ये, और ये टाइम की यूनिट है, तुम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। तुम इस देखो, अब तुम बोलोगे भैया हम इसको ऐसे लिखेंगे मीटर पर सेकंड, ये रॉन्ग तरीका है लिखने का। कैसे लिखोगे इसको? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ऐसे, ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। या तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अभी देखो ये मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर है ना, इसको ऊपर लेके जाओ तो सेकंड -2 हो जाएगा। समझा अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं? तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, बट ऐसे मत लिखना कि तुम ऐसा कर दो, मीटर पर सेकंड है और अपॉन में सेकंड है, तो तुम ऐसा इसको कर दो, मीटर पर सेकंड, है ना, और इस सेकंड को और नीचे ऐसे ही सेकंड में रहने दो। या तो मान लो तुम, चलो इस चीज को ऐसे लिख रहे हो, मान लो इस चीज को तुम अब ऐसे लिख रहे हो, तो मीटर पर सेकंड और यहां पे सेकंड, ऐसे मत कर दो, यू कांट राइट लाइक दिस, ठीक है। तुमको ना इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा और देन तुमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा, इस बात को ध्यान रखना। मतलब सिंपल यार, ऐसा लिखना है, बात ही खत्म, ठीक है। क्या इसमें दुनियादारी सिखा रहे हैं, हम लोग भी इसको बचपन में जानते हैं। पॉइंट 6, यूज ऑफ द, मतलब ये जो कन्वेंशन तुम सीख रहे हो ना, ये जो तुम कन्वेंशन सीख रहे हो, कन्वेंशन का मतलब होता है कि यूनिट को कैसे लिखना है, कैसे यूज करना है, वरना यहाँ पे मार्क्स कट जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। यूज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड सिंबल फॉर यूनिट इज अवॉइडेड व्हेन फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एग्जांपल। देखो यहाँ पे अच्छे से, द यूनिट जूल पर केजी को, और यहाँ पे जूल पर केजी कूल नहीं भाई, केल्विन है वो, इज करेक्ट वाइल जूल पर केजी और केल्विन इज नॉट करेक्ट। अब देखो कहने का मतलब क्या है कि कभी भी मान लो जैसे कि 2 यूनिट तुम एक साथ मिला रहे हो, 2 यूनिट्स तुम एक साथ लिखने जा रहे हो, 2 यूनिट्स तुम एक साथ लिखने जा रहे हो, जैसे कि देखो जूल पर केजी और केल्विन। देखो अब जैसे कि केल्विन क्या है, यहाँ पे ये टेम्परेचर है, केल्विन टेम्परेचर का यूनिट है, केजी मास का यूनिट है, और जूल हीट का यूनिट है, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसा लिखो तो ये करेक्ट है, लेकिन तुम इस जूल को जूल मत कर दो, ऐसा कैपिटल में मत लिख देना, और पर केजी ऐसा मत कर दो, दिस इज रॉन्ग। कभी भी लिखने का तो सिंबल में लिखने का, नाम में लिखने का नहीं, कभी भी ऐसे नाम में लिखने का नहीं,
ठीक है, ध्यान रखो अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है द प्रीफिक्स सिंबल इज यूज्ड बिफोर द सिंबल ऑफ द यूनिट, thus prefix symbol and unit symbol constitute a new symbol for the unit which can be raised to the positive or negative power of the 10। ये क्या कह रहा है, अब मैं आपको थोड़ा सिंपल में समझा देता हूं, वो जो कह रहा है उसको मारो गोली। यहां देखो, कभी भी अगर मान लो 1 ms दिया है तो 1 ms का मतलब क्या होगा कि मिली सेकेंड है, और उसको तुम लोग कैसे लिखोगे, देखो यहां पे ध्यान से। अब मान लो 1 मिली सेकेंड है तो इसको कैसे लिखोगे, तो 10⁻³ होता है 1 मिली सेकेंड। ये आपको याद करना पड़ेगा, याद भी कर लो, हमारे लिए फायदेमंद है। तो 1 मिली सेकेंड हमेशा 10⁻³ सेकेंड होता है, ध्यान रखो अच्छे से। तो यहां पे जो सेकेंड है तो सिर्फ ऐसे ही आएगा, यहां पे ऐसे मत कर देना -3 मिली सेकेंड, ऐसे मत लिख देना, क्योंकि m का मतलब तो तुमने ऑलरेडी 10⁻³ में लिख दिया ना, तो ये ऐसे लिखना, ध्यान रखो, प्रीफिक्स मत लिख देना दोबारा। सपोज एग्जांपल 1 माइक्रो सेकेंड है, ये इसे म्यू कहते हैं, इस सिंबल को म्यू कहते हैं, म्यू मतलब माइक्रोन, तो इसका मतलब 10⁻⁶ होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, मैं आगे लिखवाऊंगा अभी, ठीक है। तो अगर तुमने 10⁻⁶ सेकेंड होता है ना इसका मतलब, तो सिर्फ सेकेंड आएगा, उस म्यू को वापस मत लिख देना, मतलब ऐसे मत लिख देना कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁶ माइक्रोन पर सेकेंड। ये क्या लिख रहे हो, ये गलत चीज है। जब तुमने 10⁻⁶ लिख दिया तो इस सिंबल को क्यों लिख रहे हो, सिर्फ सेकेंड आएगा ना, सिर्फ ये आएगा, ये नहीं आएगा, समझा अच्छे से। तो प्रीफिक्स नहीं लिखना होता। और इसी तरह अगर मान लो 10⁻⁶ दिया हुआ है और तुम सबको पता है कि 10⁻⁶ का मतलब 1 माइक्रोन होता है, ये थोड़ा सा गिवन डेटा है, याद कर लो ये, ठीक है। ये रियलिटी अच्छी चीज लिखी, जैसे 1 नैनो इज 10⁻⁹ होता है, याद रखने का, ठीक है। तो 10⁻⁶ 1 माइक्रोन एंड नॉट 1 MMS। MMS मतलब वो MMS नहीं, ठीक है। MMS मतलब 10⁻⁶ अगर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पे 1 M भी लिखो, फिर और एक M लिखो, सिर्फ S लिखो, दिस इज रॉन्ग। सिर्फ चुपचाप ऐसे लिखने का भाई, 1 माइक्रोन बोला ना तो 10⁻⁶ माइक्रोन मतलब सेकंड, सिर्फ माइक्रोन के जगह में, इस माइक्रोन के जगह में तुमने 10⁻⁶ लिखा है, बस इतना याद रखो। तो ऐसे लिखने का, बाकी सब रॉन्ग है, बात खत्म। करेक्ट क्या है वो जान लो, रॉन्ग बस। वैसे भी सबका काम नहीं आने वाला इतना, इसलिए मैंने फटाफट ले लिया इसको, समझा। बस बुक में एग्जाम में आता है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। चलो ऐसे लास्ट वाला है कि कभी भी स्पेस, अब जैसे कि मान लो तुम लोग मीटर पर सेकेंड लिख रहे हो, तो अगर मान लो तुम, इसका मीनिंग क्या होता है जानते हो, इसका मीनिंग मीटर पर सेकेंड होता है, तो इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 है ना, तो मीटर और तुम इसको ऊपर ले जाके -1 लिख दोगे, ऐसा लिख सकते हो तुम। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, सब करेक्ट है। मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का यूनिट है, वेलोसिटी के सारे करेक्ट यूनिट है। मीटर पर सेकेंड, इसको तुम मीटर पर सेकेंड, पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, और इसको ऊपर लेके जाओगे तो -1, बीच में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन तुम इसको ऐसा इस तरीके से नहीं लिख सकते है, क्यों, क्योंकि अगर तुम ऐसा लिखोगे तो सबको क्या लगेगा कि तुमने मिली सेकेंड लिख दिया, मिली पर सेकेंड, है ना, सबको लगेगा। अभी हमने देखा था ना 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻³ सेकेंड, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना, तो ऐसा सबको लगेगा। इसीलिए कभी भी जब तुम ऐसे लिख के दिखाओगे, बीच में एक हाइफन देने का, देखो बीच में क्या देने का, एक हाइफन देने का, समझा अच्छे से। या तो अगर तुमको ऐसे लिखना ही है तो फिर क्या करो, थोड़ा सा गैप दो, थोड़ा सा गैप दो, ऐसे मत लिख दो, इतना पास में मत लिख दो, पास में मत लिख, थोड़ा सा बीच में गैप दो, या तो फिर गैप मत दो तो हाइफन दे दो, बस करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लो अगर ये ऐसा लिख रहे हो, ये ऊपर लेके गए, तुम लिख सकते हो, तो बीच में गैप दो या फिर बीच में हाइफन दो, बस इतना ध्यान रखना। क्लियर है? तो बस हम लोग तो भाई फटाफट में ऐसा ही लिखते हैं, अपने को क्या है इतना, कोई मार्क्स नहीं काटता इतना, ठीक है। बट समझा कि नहीं समझा क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान रखने का। क्लियर है ना मैं जो कह रहा हूं? तो यूनिट वगैरह समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है, सब मैं क्या कर रहा हूं, सब मैथमेटिक्स है, मैथ्स फिजिक्स को समझने के लिए मैथ्स बनाया गया है बच्चों। तो ये नीचे ऊपर लेके जाते हैं हम लोग यूनिट के बारे में यार, बस यूनिट कैसे करना है, एक बार वीडियो देखोगे और समझ जाएगा, फर्स्ट टाइम है इसलिए नहीं समझ रहा होगा शायद। चलो अब आ जाओ मेजरमेंट ऑफ लेंथ की बात करते हैं। देखो समझता सबको है, समझने की कोशिश करनी पड़ती है बच्चों। जो इंसान समझने की कोशिश नहीं करता वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। समझने की कोशिश करनी पड़ती है तब जाके हमें समझता है कोई भी चीज, तो समझने की कोशिश करो तब समझेगा। एक दो बार और लेक्चर देखो। अब जैसे कि न्यूमेरिकल पहला वाला था, दुनिया का सबसे पहला न्यूमेरिकल है तुम्हारे लाइफ का, वो भी इतना बड़ा न्यूमेरिकल पहली बार आ गया। तो मैं जानता हूं कि 90% बच्चों को नहीं समझा होगा, क्योंकि 10th में तुम्हारे टीचर ने तुमको कहाँ अच्छे से पढ़ाया, वो रट्टा मरवाता था,
तुम वैसे ही पढ़ते थे, बहुत से बच्चों ने 90 भी निकाल लिया होगा, उनको भी नहीं समझेगा। लेकिन फिर भी मैंने एक एक चीज को डिटेल में समझा। उतना तो तुम्हारा ट्यूशन का 11वीं का टीचर इतना डिटेल में कैलकुलेशन वगैरह नहीं कराएगा। 10 के पावर को ऊपर ले जाओ नीचे लाओ, वो सब कहाँ बताता है टीचर। लेकिन फिर भी मैंने एक एक चीज बताई है। बस तुम्हारा अब काम क्या है कि 1 से 2 बार उस चीज को देखो, एक बार देखने से नहीं समझेगा। अब जैसे कि पहला चैप्टर है ना, तुमको अगर समझना है फिजिक्स तो फर्स्ट चैप्टर को कम से कम तुमको 2 बार देखना पड़ेगा, 3 बार देखना पड़ेगा। फिर जब सेकंड चैप्टर आएगा तब तुम्हारी आदत लग जाएगी पढ़ने की, फिर तुम कम देखोगे तो भी समझेगा। पर अभी तुम्हारी लर्निंग फास्ट करनी पड़ेगी, तो इसलिए तुम्हें ज्यादा देखना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे तुम कम देखोगे तभी भी तुमको समझ जाया करेगा जल्दी। अभी तुम्हारी ग्रास्पिंग का पावर कमजोर है। क्यों? तुम पहली बार इतनी हार्ड चीज पढ़ रहे हो ना। 10th चुल्लू भर पानी होता है और 11th बहुत बड़ा समुद्र है। तो 10th को 11th से कंपेयर मत करना कि तुम्हारा 10th में 90 आया तो तुम 11th में भी धमाका मचाओगे घंटा। तुम्हारा 11th में 50-60 भी नहीं आएगा, भले तुम्हारा 10th में 90 था। ये बात ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। मैंने देखा है कितने लोग पहाड़ से उतर के नीचे आ जाते हैं। अरे भाई मेरे खुद के 10th में 91% थे और जब मैं 11th में गया मेरे 82% आए सिर्फ। मुझे टेंशन आ गया, बाप रे 10% कम हो गया 11th में। फिर 12th में मुझे 93 मिले। तो ये चीज होती है, मैं वही तुम्हें बता रहा हूं। तो मेजरमेंट ऑफ द लेंथ की चलो बात करते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब लेंथ का मेजरमेंट कैसे करोगे, नेक्स्ट टॉपिक है। पेज नंबर आई थिंक 3 वगैरह में दिया होगा तुम्हारे, जाके देख लो अच्छे से, टॉपिक लिखा रहेगा मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। तो बच्चा लेंथ क्या है? तो लेंथ एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है लेंथ हमारा? ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इस लेंथ की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है बच्चों? फंडामेंटल यूनिट क्या होती है इसकी? फंडामेंटल यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर। अच्छा, तो लेंथ ऑफ, जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ है, ये तो तुमने सीख लिया कि ये क्या होता है क्या नहीं। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। सिंबल क्या है? एम, है ना। ये एसआई यूनिट है जो दुनिया में एक्सेप्टेड है। अच्छा बच्चों, इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता था आज से बहुत साल पहले? तो मेजरमेंट ना, एक क्रिप्टॉन नाम का, तुम्हारे बुक में पढ़ोगे तुम्हें समझेगा, एक क्रिप्टॉन नाम का एलिमेंट होता है बच्चों। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। केमिस्ट्री घुस गई यहाँ पे, केमिस्ट्री आ गई है, ठीक है। क्रिप्टॉन, तो इस क्रिप्टॉन से 2 तरीके की लाइट निकलती है। लाइट कौन सी? रेड और ऑरेंज। तो पहले के जमाने में, आज से 200 साल पहले, तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, पढ़ो ना एक बार, रीडिंग करोगे, वही तो समझा रहा हूं। तो रेड और ऑरेंज जो लाइट है, तो लाइट की स्पीड के हिसाब से हम लेंथ पहले के जमाने में मेजर करते थे। लंबी लंबी दूर दूर वाली चीजों का लेंथ मेजर करते थे। जैसे कि मान लो, अब तुम्हारे बुक में वो बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है लाइट की स्पीड का, तो थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। पेज नंबर 3 में आ जाओ सब बच्चों, ठीक है, साइड में। चलो, तो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है कि लाइट की, जैसे रेड है, ऑरेंज है, कोई भी लाइट रहे, तो क्रिप्टॉन नाम का एक एलिमेंट है जो अपने अंदर से लाइट निकालता है। रेड और ऑरेंज नाम की लाइट निकालता है बाहर, ठीक है। तो उसके अंदर का जो लाइट की स्पीड है, तो वो कितनी है जानते हो? 299792458 मीटर पर सेकेंड, इस हिसाब से है। मतलब कि 1 सेकंड में इतने मीटर ये भागता है लाइट। 1 सेकंड में इतने मीटर भागती है लाइट, ये समझा? तो अगर कभी भी हमको मीटर कैलकुलेट करना होता था तो उसको हम लोग इसी लाइट से कंपेयर करते थे पहले के जमाने में। पहले के जमाने में अगर हमें किसी का भी मीटर निकालना हो, किसी का लेंथ फाइंड करना हो, लंबी दूरी, जैसे स्टार का, प्लैनेट का, किसी का भी हो, अगर हमें कैलकुलेट करना हो, तो हम लोग हमेशा बच्चों लाइट के स्पीड से कंपेयर करते थे। पहले के जमाने में 200 साल पहले अगर लंबी दूरी का कुछ कैलकुलेट करना हो तो यही करते थे। लेकिन ये तो भाई हमेशा नहीं कर सकते ना यार, ठीक है। तो ये बाद में प्रॉब्लम देने लग गया। हालांकि जानते हो ये क्या लिखा हुआ है? ये फुकट में, ये रियल वैल्यू है। सच बताऊं तो लाइट की स्पीड यही होती है ना, तुमने पढ़ा भी होगा, मीटर पर सेकेंड, यही तो है सच में। ये राउंड फिगर करोगे तो यही चीज है, मतलब वही है। अब पढ़ो ना, 2999 ऐसा 3.8 सीधा लिख दो एक ही बार में, और 10⁸8। ये जो हुआ ना, ये पॉइंट शिफ्टिंग है बच्चों। ये अभी नहीं समझाऊंगा, ये लॉग में समझाऊंगा। मैं सोच रहा था कि पहले वाले न्यूमेरिकल में तुम्हें पॉइंट शिफ्टिंग समझा दूं, बट मैं नहीं समझाया। मैं अभी क्यों समझाने का, लॉग टेबल में समझाऊंगा ना, ठीक है। तो लॉग टेबल की वीडियो में पॉइंट शिफ्टिंग समझाऊंगा कि ये 2.99 3.8 कैसे बन गया। हालांकि ये तुम्हें याद होगा कि स्पीड, लाइट की स्पीड इतनी होती है 3.8 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये फिक्स है। तुम्हें हमेशा याद रखना पड़ेगा ये नंबर,
किसी ने पूछा लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो क्या बताओगे? 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के अंदर इतना किलोमीटर, इतना मीटर लाइट भागती है 1 सेकेंड में, इतना ये स्पीड है लाइट की। और वही चीज यहां भी लिखा हुआ है, बस ये एग्जैक्ट नंबर है और ये राउंड फिगर करके लिखा हुआ है। ये कैसे निकालते हैं, ये लॉग टेबल की जब वीडियो आएगी तब बताऊंगा। अभी तो कुछ चीजें याद करते जाओ ना, लॉग वाली चीज थोड़ा सा आगे के लिए पोस्टपोन कर दो, आगे समझाऊंगा ना नया वीडियो में, क्या टेंशन ले रहे हो, पूरा उसका वही आएगा। तो लेंथ का मेजरमेंट ऐसे करते थे बच्चों पहले। कुछ तुम्हारे इसमें दिया भी हुआ है लेंथ के बारे में, जरा यहां ध्यान देख लो, अच्छे से थोड़ा सा ध्यान दे लो। कुछ लेंथ दिया हुआ है, जैसे कि डिस्टेंस ऑफ एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अब गैलेक्सी क्या होती है थोड़ा समझाना पड़ेगा, ये भी तुमको मेजरमेंट पूरा वो बाहर का, अपने अर्थ के बाहर का। देखो बच्चों क्या होता है कि एक छोटा सा प्लैनेट मिलके, बहुत सारे प्लैनेट मिलके एक सोलार सिस्टम बनाते हैं, और ऐसे बहुत सारे सोलार सिस्टम मिलके एक गैलेक्सी बनाते हैं। तो उसी में से हमारे अर्थ के बाहर, हमारे सोलार सिस्टम के बाहर एक एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। तो हमारे अर्थ से उस एंड्रोमेडा गैलेक्सी का डिस्टेंस कुछ इतना है, ये 2 इंटू 10⁻22 का मतलब जानते हो? इसके बाद अब 22 जीरो लगा दो, कितने जीरो? 22 टाइम्स जीरो लगा दो, उतना मीटर डिस्टेंस है भाई, बाप रे। डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट स्टार, हमारा सन, देखो दुनिया का हर एक प्लैनेट स्टार होता है, ठीक है, तो हमारा सन भी एक स्टार है। हमारे अर्थ के सबसे पास में जो सबसे बड़ा स्टार वो सन है, लेकिन दूसरा कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो ध्यान रखो, इसका नाम याद कर लो। सन के बाजू में जो सबसे, जनरल नॉलेज भी है, फिजिक्स में जनरल नॉलेज भी बहुत आता है, तो कभी भी सन के बाजू में जो एक सबसे बड़ा स्टार है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है अर्थ के, अर्थ से सबसे पास में जो स्टार है, हालांकि बहुत दूर है वो, कहने के लिए पास में है, ठीक है। तो डिस्टेंस टू नियरेस्ट स्टार जो सन है पहली बात, बट सन के बाद सबसे पास में कौन है? ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और इसका डिस्टेंस कुछ इतना दूर है। चलो, डिस्टेंस ऑफ प्लूटो, हमारे सोलार सिस्टम में 9 प्लैनेट थे पहले, बट प्लूटो इतना छोटा प्लैनेट है, उसको हमारे सोलार सिस्टम से साइंटिस्टों ने कंसीडर करना छोड़ दिया। अब ये साइंटिस्ट लोग की क्या औकात, इनके कंसीडर करने पे थोड़ी वो प्लूटो भाग जाएगा हमारे अर्थ से, या हमारे सोलार सिस्टम से, वो तो घूमेगा, हालांकि वो बहुत दूर है, तो साइंटिस्ट लोग उसको काउंटिंग में कवर नहीं करते, ठीक है, ध्यान रखना। तो प्लूटो से अर्थ का दूरी कितना है? 6 इंटू 10⁻12, ध्यान रखना। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है बच्चों? ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, स्टार्टिंग के 3 नहीं भी याद रहेंगे चलेगा, लेकिन ये याद रहना चाहिए। तो अर्थ का रेडियस कभी भी ध्यान रखना, ये याद होना चाहिए तुम्हें, ये आगे काम आता है बहुत। हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट पढ़ लो, जो ये पेपर है, पेपर की हाइट देख लो। लेंथ ऑफ द टिपिकल वायरस, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, ये सब नहीं याद रहेगा चलेगा, ये वाला याद होना चाहिए, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ याद कर लो, बस इतना काम है, बाकी कुछ नहीं। मैं सिंपल भाषा में लिख देता हूं, 6400 किलोमीटर, ये अर्थ का डायमीटर, अर्थ का रेडियस है ये, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ याद कर लो। ये मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ का रेडियस है ये रेडियस है, समझा? अच्छे से ध्यान देना। तो अर्थ का रेडियस हमेशा याद कर लो, ये एग्जाम में आता है भाई, बहुत जरूरी था। चलो, इसके बाद अब चलो पढ़ेंगे पैरालेक्स मेथड। अब चलो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो भाई डिस्टेंस कैसे मेजर होता है वो तो हमने सीख लिया बच्चों। डिस्टेंस कैसे मेजर करते थे पहले के जमाने में? लाइट के स्पीड को कंपेयर करके, कि जितनी लाइट की स्पीड रहेगी उसको कंपेयर करके निकाल लेते थे। अब आज के टाइम पे जो तुम 1 किलो 2 किलो वजन मेजर करने जाते हो, तो वो कैसे मेजर करते हो तुम ही मुझे बताओ ना। तुम लोग क्या करते हो, जो तुम्हारे एक तरफ 1 केजी का वेट रखते हो और एक तरफ अपना सामान डालते हो, कंपेयर करके निकाल लेते हो वेट, है ना। वैसे ही लाइट को भी डिवाइड करके कंपेयर करके निकाल लेते थे पहले के जमाने के लोग, बट अब वैसा नहीं कर सकते, अब तो डिवाइस आ गए हैं, ठीक है। तो लार्ज डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे? छोटे मोटे डिस्टेंस तो चलो ठीक है, बहुत दूर है, जैसे कि यहां से अभी हमने देखा कि प्लूटो का दूरी इतना था और वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी इतना दूर है, सन का डिस्टेंस इतना दूर है अर्थ से, ये सब कैसे मेजर करते हो? इतना लंबा डिस्टेंस कैसे पता हमको? हम क्या उधर ऐसा लगा के मेजर करने गए क्या अर्थ से निकल के सन तक? हमको कैसे मालूम? चलो, तो वही हमें देखना है यहाँ पे बच्चों, ठीक है। तो मेजरमेंट्स ऑफ लार्ज डिस्टेंस पैरालेक्स मेथड के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। अब जो मैं तुमको सिखाने जा रहा हूं बच्चों, ये बहुत जरूरी चीज सिखाने जा रहा हूं, और इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो दूरी, बहुत दूर वाले डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ पैरालेक्स मेथड,
विद द हेल्प ऑफ पैरालेक्स मेथड। अब ये पैरालेक्स मेथड होता क्या है? जैसे कि मान लो हमें स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है, सन का मेजर करना है, मून का करना है अर्थ से, तो कैसे मेजर करेंगे? विद द हेल्प ऑफ पैरालेक्स मेथड। बट पैरालेक्स मेथड होता क्या है, चलो ये समझते हैं। पैरालेक्स मेथड का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पहले छोटे डिस्टेंस के लिए एग्जांपल देता हूं, पहले एक छोटे डिस्टेंस के लिए एग्जांपल दूंगा, फिर बड़े डिस्टेंस के लिए दूंगा। अब मान लो बच्चों कि तुम एक ऐसा अपने सामने हाथ रखो, ठीक है, अपने सामने ऐसा कुछ हाथ रखो तुम लोग पहले, फिर मैं तुमको बताता हूं। अरे आजा भाई ऐसे, हाँ ऐसे हाथ रखो, ऐसे नाक के ऐसे सामने, ऐसा हाथ रखो अपने सामने। रख लिया सब बच्चों ने? हाथ रखा ऐसे सबने? ऐसे हाथ रखो अपने नाक के सामने, हाथ रखो ऐसा, ऐसा हाथ रखो, ऐसा 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 शेप देख लो, ऐसा एकदम मत कर देना, ऐसा हाथ करो, ऐसा, ठीक है, ऐसा हाथ रखो। अब एक आंख बंद करो, अब इस हाथ को देखो, ठीक है, ठीक है, एक आंख बंद किया, इस हाथ का पोजीशन देखो कैसा है। अभी हाथ हिलाना मत, हाथ को हिलाना मत, और हाथ ऐसे ही रहने दो, देखो कैसा है, ऐसा मत कर देना, ना ही ऐसा कर देना, ऐसा ऐसा रहने दो, ठीक है, ऐसा रहने दो हाथ, देखो ऐसा ऐसा हाथ को रहने दो, ऐसा ऐसा ऐसा। अब एक आंख से देखो इसको, इसका पोजीशन ध्यान देना, हाथ को हिलाना मत। अब दोनों आंख बंद करो, अब इस पे अपना हाथ रखो, अब इसको देखो। अब दोनों आंख बंद करो, हाथ हिलाना मत, अब इसको देखो। अब दोनों आंख फिर बंद करो, फिर इसको देखो, फिर दोनों आंख बंद करो, फिर इसको देखो, फिर दोनों आंख बंद करो, फिर इसको खोलो, अब आंख बंद करो, इसको देखो। ऐसे बार बार देखो जरा, तुम्हें इसके पोजीशन में चेंज दिखेगा। एक बार तुम्हें यहां दिखेगा, एक बार यहां दिखेगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जल्दी बोलो। हेलो एवरीवन, कमेंट में बताओ हाँ भैया दिखा। जो बच्चा कमेंट करेगा मैं समझ जाऊंगा वो बच्चा यहां तक वीडियो देखा है, वरना सब अरे गरे नत्थू गरे फेक लोग है, 2 मिनट देख के भाग जाते हैं वीडियो, 2 मिनट वीडियो देख के भाग जाते हैं लोग, मैं जान गया। तो कमेंट में हर बच्चा लिखेगा कि हाँ भैया हमको चेंज दिखा। क्या करने का, ऐसा करो और एक आंख ऐसा बंद करके देखने का। अब दोनों आंख बंद करो और इसको दबाओ, अब और इस आंख से देखो। अब दोनों आंख बंद करो, इसको दबाओ, इस आंख से देखो। दोनों आंख बंद करो, इसको दबाओ, इस आंख पे देखो। दोनों आंख बंद करो, इस आंख पे देखो। दोनों आंख बंद करो, ऐसे देखते जाओ। तुमको इसका पोजीशन इधर इधर ऐसा ऐसा हिलते दिखेगा। जब इससे देखोगे तो इधर दिखेगा, इससे देखोगे इधर दिखेगा। दिखा कि नहीं दिखा? दिस इज कॉल्ड पैरालेक्स मेथड। समझा? इसी कॉन्सेप्ट को पैरालेक्स कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्लियर? दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज पैरालेक्स कॉन्सेप्ट। तो बच्चों ये इसको इंग्लिश में कैसे कहोगे? ध्यान देना अच्छे से। When हमारी आंखें कौन है? ऑब्जर्वर हैं, जो हम देखने, ऑब्जर्वर मींस जो देखने वाला बंदा है। तो इफ यू विल चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, पहले मेरी आंख यहां थी, अब मेरी आंख यहां आ गई। मैं बंद करूंगा तो इससे देख रहा हूं, अब इसको बंद किया तो यहां आ गई ना मेरी आंख, देखने वाला ऑब्जर्वर यहां आ गया। पहले यहां पे देख रहा था, अब यहां पे देख रहा हूं। तो इफ आई विल चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, देन देयर इज अपरेंट चेंज इन द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पढ़ो इसको क्या लिखा है। पैरालेक्स इज डिफाइंड एज द अपरेंट, अपरेंट मतलब हल्का, थोड़ा सा, अपरेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू, किस वजह से? ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। समझा बच्चों पैरालेक्स मेथड क्या होता है? मतलब कि यहां पे ध्यान दो अच्छे से, अगर तुमने अपरेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को तुम देख रहे हो उसके पोजीशन में थोड़ा सा चेंज आता है। क्यों? अगर तो देखने वाले बंदे का पोजीशन चेंज कर दोगे तो। फॉर एग्जांपल एक घर है और अगर सामने से देखोगे तो ऐसा दिखेगा और पीछे से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। समझा कि नहीं समझा? इस तरफ से, इस तरफ से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ऐसा देखोगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है? कैसा दिखेगा? इधर से देखा तो ऐसा दिखेगा, उधर से देखा तो ऐसा दिखेगा। तेरे चाचा के लुंगी में केला दिखेगा। पढ़ाई में ध्यान दे। समझा? तो पैरालेक्स मेथड समझ गया ना भाई? अगर ऑब्जर्वर का पोजीशन चेंज करोगे, देखने वाले का पोजीशन, बच्चा देखने वाले का नजरिया बदलेगा ना, तो जो दिख रहा है वो भी बदल जाएगा। समझा? यही होता है। अब मान लो रास्ते से एक लड़की जा रही है, तो तुम्हारे देखने के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या देख रहे हो। ऐसे ही होता है ना, बॉयज बड़े हरामी होते हैं। ठीक है? तो अगर मान लो कोई जा रही है तो तुम्हारे देखने के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसमें क्या देख रहे हो। उसकी अच्छाई देख रहे हो, उसकी बुराई देख रहे हो, या उसको देख रहे हो, उसको किस नजर से देख रहे हो। ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी पोजीशन क्या है। समझा? कुछ लोग बहुत हाई लेवल होते हैं, उसके सारे पोजीशन देख लेते हैं। तो मतलब
ये हाई लेवल थिंकिंग है, दिस इज कॉल्ड पैरालेक्स मेथड। क्लियर है ना बच्चों, मैं बता रहा हूं जो, बस ध्यान रखना। चलो, अब पैरालेक्स मेथड बच्चों बहुत जरूरी चीज है। अब जो मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना अच्छे से। तो मान लो बच्चों कि एक कोई पॉइंट है और इस पॉइंट को तुम किसी अर्थ के, जैसे कि मैं अब अर्थ भी मुझे यहां पे बनाने चलता पड़ेगा, मान लो ये मेरा अर्थ है। अब इस अर्थ के अंदर मान लो कोई दूरी है, जैसे कि मान लो ऑस्ट्रेलिया में कोई एक ये पॉइंट है, तो मुझे इसको देखना है, यहाँ इसका डिस्टेंस मेजर करना है इंडिया से, कि इंडिया से ऑस्ट्रेलिया तक कितना दूर है। ये ऑस्ट्रेलिया में है बट कितना दूरी है इसकी। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ही जगह पे नहीं देखूंगा, मैं इंडिया के कश्मीर में और इंडिया के कन्याकुमारी से देखना शुरू करूंगा। तो एक ऑब्जर्वर को यहां बिठाऊंगा और एक ऑब्जर्वर को यहां बिठाऊंगा, और यहां से इसके यहां तक का मैं डिस्टेंस देखना चाहूंगा। तो मान लो बच्चों कि यहां से इसका मान लो डिस्टेंस d है। अब मुझे पता थोड़ी है कि कितना डिस्टेंस है, मान लो d है, और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस मान लो कितना लेने का, कैपिटल D है। समझा कि नहीं समझा? और इसके बीच का एंगल थीटा होगा। तो अब आपको समझ गया होगा ना कि डिस्टेंस कैसे निकलेगा। थीटा इज इक्वल टू जो हमारा ये डिस्टेंस है d, क्योंकि इसी की वजह से ये एंगल बना ना, एंगल सबटेंडेड बाय दिस, तो d अपॉन स्मॉल d, इस तरीके से निकालोगे। तुमको बस एंगल पता होना चाहिए, और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस तो तुम खुद ही पता कर लोगे, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है तुमको अपने आप मालूम पड़ जाएगा। तो ये दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड पैरालेक्स मेथड। फिर समझाता हूं। मान लो ये ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया में कोई बंदा बैठा है, तो तुमको उसके वहां तक का डिस्टेंस मेजर करना है। तो तुम अपना ऑब्जर्वर बदलो। अब वैसे भी दो ऑब्जर्वर होते हैं, आंखें दो होती हैं, ठीक है। तो एक ऑब्जर्वर कश्मीर में रखा, एक ऑब्जर्वर कन्याकुमारी में। अब कन्याकुमारी कश्मीर से दोनों ऑब्जर्वर बोला देख उधर, टेलीस्कोप या किसी ऑब्जेक्ट से देख, तो देखना शुरू किया। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो d है, डिस्टेंस बिटवीन E1 एंड E2। ऐसे ही लिखते ना, अपन ने बताया भी था तुमको कि मैं ये बार बार फॉर्मूला यूज करूंगा। यार कौन सा गुंडा बनोगे यार तुम। इसके बीच ये आर्क है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है, ये एंगल थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। वही यहां पे भी करना पड़ेगा मेरे जान। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D यानी कि आर्क, इसके वजह से ये एंगल बना, तो थीटा यहां पे इक्वल थीटा और डिवाइड बाय पूरा डिस्टेंस r। समझाना ऐसे डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड पैरालेक्स मेथड। तो बच्चों अगर मान लो मुझे लंबे डिस्टेंस का मतलब लंबे किसी ऑब्जेक्ट का बहुत दूर है, तो उसका डिस्टेंस मैं कैसे मेजर करूंगा, तो मुझे अब यही पता करना है। जरा देखो अच्छे से मैं क्या करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक दिमाग लगाऊंगा कि मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूं कि मान लो कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लो S नाम मैंने दे दिया, और मेरा एक ऑब्जर्वर है अर्थ में। तो मैं अर्थ के अंदर ही 2 पॉइंट लूंगा, अर्थ के अंदर 2 पॉइंट लूंगा A और B, और अर्थ के अंदर दोनों पॉइंट लेके इसको मैं क्या करूंगा, मेजर करना शुरू करूंगा। समझा? तो मान लो बच्चों कि ये जो मैंने 2 पॉइंट अर्थ में लिया, इसके बीच का डिस्टेंस d है, ठीक है। और ये जो इसके बीच का डिस्टेंस है वो क्या आएगा, कैपिटल D, और इसके बीच का जो ये थीटा है वो मान लो थीटा ही लेता हूं मैं। समझा कि नहीं समझा? तो ये बहुत दूर डिस्टेंस है, ये हमारा अर्थ है बच्चों, और ये कोई एक प्लैनेट है, ये कोई एक प्लैनेट है, मुझे नहीं पता कौन सा प्लैनेट है। तो इसका डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे? तो देखो हियर जरा ध्यान दो अच्छे से। अब ये जो था पैरालेक्स मेथड, समझ रहे ना तुमको, ये कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ लिखना नहीं होता बच्चों, ये बस याद रखने का। तुम लोग कहीं भी लिख लो पैरालेक्स मेथड, ये लिखने के बाद कहीं भी तुम ये लिख लो, कहीं भी डायग्राम बना लो कि कैसे तुम करोगे। ये तो पास के लिए था, अभी दूर के लिए देखते हैं। ये अर्थ है और वो कोई प्लैनेट है हमारा, ठीक है। तो मान लो कि इसके बीच का डिस्टेंस d है और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है और ये थीटा है। तो कैसे फाइंड करोगे चीजों को? देखो तो सबसे पहली बात हियर कि जो हमारा स्मॉल d होगा बच्चों, ये बहुत छोटा होगा हमारे कैपिटल D से। तुम ही बताओ ना कि ये अर्थ है बच्चों, और अर्थ के बीच में हमने कहीं भी मान लो एक अमेरिका में एक इंडिया में ऑब्जर्वर रख दिया, नासा में एक टेलीस्कोप लगा दिया और इसरो में एक टेलीस्कोप लगा दिया, तो इनके बीच का डिस्टेंस तो बहुत ही कम रहेगा ना, जबकि सन का डिस्टेंस तो बहुत दूर है। कितना दूर है सन भाई, अर्थ कितना छोटा है सन के सामने, ठीक है। तो d जो है डिस्टेंस ही बहुत दूर, बहुत बड़ा है ये, और ये बहुत चिंदी है, छोटा है, तो d बहुत छोटा है d से। याद रहेगा अच्छे से, बहुत बढ़िया। चलो अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे? एक ही फंडा अपना याद रखने का भाई याद रखने का एक ही फंडा मैंने जो बता दिया, कभी जिंदगी में तुम्हारा रॉन्ग नहीं हो सकता।
एक ही ट्रिक है अपना कि क्या करने का, इसके वजह से ये एंगल बन रहा है ना, तो ये अपॉन में ये और इक्वल टू ये, बस। तो हियर वी विल, तुम्हारे बुक में बहुत सारा ज्योमेट्री सॉल्व कर दिया है, एंगल ए बी एस, एंगल ये वो, अरे कुछ नहीं करने का वो सब। हियर वी विल गेट थीटा इज इक्वल टू, याद है ना आपको मेरा मेथड याद है ना, थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन डी, खत्म। ये कितना है, आर्क डी है, अपॉन में कैपिटल डी, बस। अब तुम्हारे बुक में क्या दिया हुआ है, आ जाओ मैं तुम्हारे बुक के हिसाब से बता दूं, वरना तुम बोलोगे भैया नहीं समझा, भैया बुक के हिसाब से थोड़ा बताओ। आ जाओ अब तुम्हारे बुक के हिसाब से समझाता हूं। देखो तुम्हारे बुक में क्या दिया हुआ है, देखो ये मान लो तुम्हारा अर्थ है, और अर्थ का एक कोई पॉइंट ए है और एक बी है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। और ये हमारा कोई एक प्लैनेट है एस, तो ये प्लैनेट एस तक का तुम्हारा मान लो यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस बी ले लिया तुम्हारे बुक में, और यहां तक का जो डिस्टेंस है वो डी ले लिया, ठीक है। और ये जो एंगल बनाया वो थीटा, ठीक है। तो तुम्हारे बुक के हिसाब से जो आएगा, तो मैंने क्या बोला, इसके वजह से ये एंगल बन रहा है ना, तो एंगल इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आर्क हो गया तो बी अपॉन में ये डी, ठीक है। अब तुम्हारे बुक में क्या दिया हुआ है, ये डी को इधर लेके जाओ और बी को नीचे लेके आओ, तो थीटा यही मिलेगा ना, हाँ देखो, तो डी इज इक्वल टू बी और थीटा, यही मिला था ना। तुम्हारे बुक में बी लिया है, मैंने मेरे कॉन्सेप्ट में डी, यहाँ पे स्मॉल डी, यहाँ पे कैपिटल डी ले लिया, तो मारोगे क्या मुझे, मेरी मर्जी ना, कुछ भी एबीसीडी दिखा दो, समझा ना यार। दूर का डिस्टेंस भी वैसे ही, वही कॉन्सेप्ट है। आप बोलोगे फिर बुक में दिखाया क्यों, हमको एड़ा बनाने के लिए दिखाया और कुछ नहीं। समझा ना मैं क्या कह रहा हूं, बस इतना ध्यान रखो बच्चों, ठीक है, समझा ना। पैरालेक्स मेथड सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्यों किस लिए बताया गया है ये मेथड, कि हम दूर के डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, ऐसे मेजर करते हैं, बस इतना ध्यान रखना। अब तुम पूछोगे कि हमको ये एंगल कैसे पता चलेगा भाई, यार रियलिटी में अगर हमको मेजर करना रहेगा तो ये एंगल ये सब कैसे मालूम पड़ेगा, तो ये सब डिवाइस होते हैं बच्चों, और उनकी हेल्प से हम लोग पता कर पाते हैं। क्लियर है ना अच्छे से मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, ध्यान रहेगा सभी बच्चों को अपने में, चलो ठीक है। तो ये सब याद रखना। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस टू स्टार्स, कि स्टार तक का डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे। देखो अच्छे से, तो सबसे पहले यहां पे जरा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुमको मैं बताने जा रहा हूं वो देखो, कि सन इज द स्टार विच इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, पहली बात। द नेक्स्ट क्लोजेस्ट स्टार इज एट डिस्टेंस ऑफ 4.29 लाइट ईयर, बहुत बढ़िया। जिस पैरालैक्स मेथड फ्रॉम टू मोस्ट डिस्टेंस पॉइंट ऑन द अर्थ फॉर द स्टार्स विल बी टू स्मॉल टू मेजर, एंड फॉर दिस पर्पस वी मेजर द पैरालैक्स बिटवीन टू फारदेस्ट पॉइंट अलोंग द ऑर्बिट ऑफ द अराउंड द अर्थ। अब देखो ये जो कह रहा है ना बच्चों, देखो अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, कि मान लो हमारे यहां तक का जो पैरालैक्स मेथड तो कहीं भी लगा सकते हो, छोटा बड़ा डिस्टेंस किसी के लिए लगा सकते हो, ठीक है। तो जब मैंने यहां के लिए देखा था, तो मान लो मेरा E1 और E2 ऑब्जर्वर था, और किसी एक पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे थे हम लोग, है ना, ऐसे था। ये मान लो मेरा हैंड है, और इसके बीच का हमने, मेरी आंखें हैं आईज 1 आईज 2, इसके बीच का हम डिस्टेंस मेजर कर रहे थे ऐसे। हमने फिर क्या किया, हमने फिर ऑस्ट्रेलिया का डिस्टेंस मेजर किया, कहीं भी अपने अर्थ के 2 पॉइंट से, ठीक है, हमारे कहीं भी अर्थ के, मान लो कश्मीर है, ये कन्याकुमारी है, यहां से हमने ऑस्ट्रेलिया का देखा। फिर बच्चों हमने मान लो अभी हमें सन का मेजर करना है, तो हमने अर्थ के बीच में कहीं भी 2 जगह ले लिया, और फिर हमने सन का डिस्टेंस मेजर किया। अब मान लो बच्चों मुझे बहुत दूर वाले डिस्टेंस को मेजर करना है, बहुत दूर वाले डिस्टेंस को मेजर करना है। तो मान लो जैसे कि बच्चों ये मेरा सन है, और इसके आजू बाजू ये ऑर्बिट है, ये अर्थ है मेरा। देखो पहले मैं छोटा डिस्टेंस ले रहा था, फिर मैंने अर्थ के बीच का कोई भी छोटा डिस्टेंस लिया, अब मैंने अर्थ के बीच का बड़ा डिस्टेंस लिया था, यहां से लेके यहां तक सन को मेजर करने के लिए, सन को मेजर करने के लिए। मान लो अब कोई डिस्टेंस बच्चा सन से भी बहुत दूर है, तो फिर तुम इस ऑर्बिट का कोई भी 2 डिस्टेंस लोगे, और फिर तुम ऐसा मेजर करोगे उसका वहां तक का जो भी आएगा, समझा। वही चीज यहां बता रहा है कि द पैरालैक्स मेजर्ड फ्रॉम टू मोस्ट डिस्टेंस पॉइंट टू द अर्थ ऑन द अर्थ फॉर स्टार्स विल बी टू स्मॉल, बहुत छोटा हो जाएगा अगर बड़े स्टार को मेजर करना है तो। अर्थ के बीच में, अगर अर्थ के अंदर कोई डिस्टेंस लोगे तो वो डिस्टेंस बहुत छोटा हो जाएगा, इसीलिए अर्थ का जो ऑर्बिट है ना, उस ऑर्बिट में कहीं भी डिस्टेंस लो, अर्थ घूमता है ना सन के अराउंड,
उस ऑर्बिट से कहीं भी डिस्टेंस लो, स्टार्स विल बी टू स्मॉल टू बी मेजर्ड एंड फॉर दिस पर्पस वी मेजर द पैरेलैक्स बिटवीन टू फारदेस्ट पॉइंट अलोंग द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। समझा बच्चों कैसा होता है पैरेलैक्स मेथड? तो पैरेलैक्स मेथड छोटे से लेके बड़े लेवल तक कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। समझा? इस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं। तो हमको पैरेलैक्स मेथड में मान लो एक ऑब्जर्वर, इधर ऑब्जर्वर देखना होता है, बस ऑब्जर्वर का डिस्टेंस और कहां तक का जा रहे हो वहां तक का डिस्टेंस, बीच में एंगल बनता है, पैरेलैक्स एंगल कहते हैं उसको, ये एंगल पैरेलैक्स एंगल होता है। ठीक है, बस वैसे ही मेजर करना है। ये डिस्टेंस मिल गया, ये डिस्टेंस कैपिटल डी है, निकाल लिया फटाफट, ये आर्क अपॉन ये अपॉन ये करने का इक्वल टू ये यही तो करने का है, और क्या करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है ना, बहुत बढ़िया। अब पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ प्लैनेट और अ स्टार। अब साइज कैसे निकालेंगे, तो ये सबसे बड़ी बात है। अभी तक क्या चल रहा था, डिस्टेंस भाई, कि मान लो ये एक ऑब्जर्वर है, ये एक ऑब्जर्वर है, इसके बीच का डिस्टेंस मान लो ये निकल गया, और ये एक कहीं भी ये पोजीशन है उस प्लैनेट की, तो इसके बीच का डिस्टेंस मान लो कैपिटल डी है, और ये एंगल थीटा, तो ये डिस्टेंस हमें पता चल जाता था, डिस्टेंस। अब हम उस प्लैनेट का साइज, वो साइज कितना है, उस प्लैनेट का साइज कितना है, वो हम मेजर करने जा रहे हैं बच्चों। तो बच्चों तुमको क्या लगा कि जो हमारा प्लैनेट का साइज है वो कोई बहुत बड़ी चीज होगी? बिल्कुल भी नहीं। आज मैं तुमको समझाता हूं कि मान लो ये कोई प्लैनेट है और ये हमारा अर्थ है, तो ये प्लैनेट के वजह से अर्थ के इस पॉइंट में कोई भी एक चीज बन रही है। मान लो ये प्लैनेट है हमारा, ये प्लैनेट का डायमीटर मान लो डी है, और इस प्लैनेट के वजह से हमारे अर्थ में कहीं एक एंगल बन रहा है, वो एंगल को मैंने अल्फा दे दिया। ये एग्जैक्टली अपना वो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वाला, ठीक है, ध्यान देना। और इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो कैपिटल डी है, अर्थ के और उस प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है। ठीक है, तो वही सेम चीज, अरे भैया एंगल इज इक्वल टू डी अपॉन कैपिटल डी। हो लो, ले लो, मैंने आपको जो फॉर्मूला दिया ना वो ट्रिक याद रखना बस समझा ना? ये इसके वजह से एंगल बनाना बस, तो ये अपॉन बाजू वाला इक्वल टू ये, देख लो, समझा? ये इसके वजह से एंगल बनाना, तो इसके वजह से एंगल बनाना, तो ये इक्वल टू ये अपॉन ये, इसके वजह से एंगल बना तो ये इक्वल टू ये अपॉन ये। वही है ना अपना आर्क वाला मेथड, ये आर्क है, तो आर्क के वजह से ये एंगल बना और इसके बीच का डिस्टेंस आर है, तो क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यही फॉर्मूला था मेन वाला, इसी की वजह से ये बनेगा, तो याद रहेगा, तो साइज पता चल जाएगी। तो ये डी क्या है भैया, डायमीटर है, वो डिस्टेंस नहीं है, डायमीटर। साइज मेजर करना है, साइज, डायमीटर पता चलेगा तो साइज पता चलेगा ना मेरी जान। ठीक है, तो डायमीटर, किसी का डायमीटर मालूम पड़ेगा तो साइज मालूम पड़ेगा ना कि उसका कितना बड़ा डायमीटर है, साइज पता चल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। तो और डिस्टेंस पता ही है, तो अभी इसी से न्यूमेरिकल आएगा तो पता कर लोगे ना, साइज बोलेगा तो डायमीटर लेने का। नॉर्मल डिस्टेंस था, अगर डिस्टेंस बोलते तो ये ऑब्जर्वर यहां बिठाना पड़ता, अभी ऑब्जर्वर बिठाया है क्या, नहीं। ठीक है, फिर अगर यहां पे मैं बोलता कि इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो फिर ये दोनों ऑब्जर्वर होते और ये मेरा डिस्टेंस होता। हालांकि ये डायमीटर है, डायमीटर भी तो डिस्टेंस ही होता है ना, तो कोई मतलब ही नहीं। वही फॉर्मूला, वही सब सेम फोकट में हमारे बुक में 4 टॉपिक दिया है। आगे बढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ द वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अभी तक तो बच्चों हम प्लैनेट, स्टार, एंड्रोमेडा, गैलेक्सी, पता नहीं क्या क्या फाइंड किया। अब हम देखेंगे कि छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे। देखो बच्चों, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ एटम्स, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सब कुछ हम लोग वर्नियर कैलिपर या फिर स्क्रू गेज से फाइंड नहीं कर सकते। अब तुम्हारा फिजिक्स का अगर प्रैक्टिकल हुआ होगा, तुमने वर्नियर कैलिपर, एक ऐसा डिवाइस होता है पकड़ के जैसा, और स्क्रू गेज जैसा घुमा के हम मेजर करते हैं, तो इन सब की हेल्प से हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट का साइज मेजर करते हैं कि उसका साइज कैसा है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, या उसका डिस्टेंस कैसा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एटम जो दिखता ही नहीं है, मॉलिक्यूल जो दिखता ही नहीं है, इनका डिस्टेंस मेजर करो, तो क्या आप वर्नियर कैलिपर से मेजर करोगे? नहीं। तो उसके लिए बच्चों हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, इस बात को हमेशा याद रखना। क्लियर है? दिमाग में बातें क्लियर है, याद रखना अच्छे से। तो एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, ये वायरस, बैक्टीरिया, इन सब का डिस्टेंस या इन सब का साइज मेजर करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या एडवांस लेवल का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। वर्नियर कैलिपर वगैरह से हम यूज नहीं कर सकते, समझा? ध्यान रखना। चलो अब हम फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
लेकिन तुमको क्या लगा, कहा लगता था नहीं लौटेंगे, लौटेंगे ना भाई। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं तुमको, ठीक है। चलो अब बच्चों जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उस चीज को याद रखना। अगर उस चीज को याद नहीं रखोगे तो फिजिक्स भूल जाना, ठीक है। तुम्हारी बुक में दिया हुआ लिखवाना शुरू करता हूं, ठीक है, ध्यान रखना, तभी ये तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। देखो ये जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो चिंदी कॉन्सेप्ट था, उसका कुछ मतलब ही नहीं था, बहुत ही कभी एग्जाम में आता नहीं, सिर्फ पैरेलैक्स मेथड आता है, वो भी तुमको पता चल चुका है कि दो ऑब्जर्वर सामने प्लैनेट, डिस्टेंस निकालो, बात खत्म, है ना। एंगल रहता है, एंगल इज इक्वल टू और जो ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस अपॉन मेन वाला डिस्टेंस, यही है पैरेलैक्स मेथड और कुछ नहीं, ठीक है। एक बार बुक की रीडिंग करते जा रहे हो ना मेरे साथ साथ तो समझ में आ रहा होगा सब कुछ। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं, इतना ही दिया ही हुआ है और कुछ दिया नहीं है तुम्हारी बुक में। अब हम ये जो न्यूमेरिकल था उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बच्चा जो मैं लिखवा रहा हूं इसे एक रट्टा मार लो, याद कर लो, भूलना नहीं चाहिए भाई, एकदम भूल गए तो बर्बाद हो। याद रखना इस चीज को, मैं पहले ही बोल रहा हूं, भूल गए तो खत्म कहानी, तुम्हारी उधरीच कहानी खत्म। चलो सबसे पहला जो लिखा रहा हूं उसे याद रखना, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। इसको डिवाइड करोगे तो 3.1415 मिलता है। आगे भी वैल्यू कंटिन्यू होती है बट हम यहीं तक काउंट करते हैं। दूसरा वैल्यू जो लिखा रहा हूं ध्यान रखना वरना प्रॉब्लम में आ जाओगे, ध्यान दो अच्छे से। अगर बच्चों पाई एक रेडियन है तो 180 डिग्री में ऐसे इसको कन्वर्ट करते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, अब थोड़ा सा लिखवाना पड़ेगा यहाँ पे। देखो एंगल की जो डिग्री होती है वो दो तरीके से मेजर करती है हम लोग, पहला होता है रेडियन में और दूसरा होता है डिग्री में। फिलहाल ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये यूनिट लिखो यहाँ पे कि एंगल की यूनिट्स हम लोग दो तरीके से मेजर करते हैं, एक रेडियन में एक डिग्री में। तो रेडियन को सी से दिखाते हैं और डिग्री को ऐसा 0 से दिखाते हैं। तो रेडियन का जो रिलेशन है बिटवीन डिग्री ये होता है। तो इसी रिलेशन से एक छोटा सा रिलेशन बन के ये आता है बच्चों कि अभी तो ये पाई रेडियन था, अगर मैंने 1 रेडियन मांग लिया कि 1 रेडियन कितना होगा, तो अब आप मुझे बताओ ना कि इधर जब तुम पाई से डिवाइड करोगे तभी ना ये 1 बनेगा। तो इधर भी तुमको पाई से मान लो अभी पाई इज इक्वल टू 180 है बच्चों, अब मुझे 1 करना है तो डिवाइड बाय पाई कर दो हर जगह, तो ये पाई पाई कट के 1 और 180 अपॉन पाई, समझा ना अच्छे से। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। समझा अच्छे से क्या कह रहा हूं मैं, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये मिटा देता हूं फिलहाल, जितना लिखवा रहा हूं उतना ही लिखो, ये सब लिख लिया करो साइड में, फटाक से मिटाना पड़ता है मेरे को, तो ये याद रहेगा। आगे बढ़ो, तुम्हारे बुक में ये सब दिया हुआ है बट मैं लिखवा के दे रहा हूं अच्छे से, जैसा लिखा रहा हूं याद रखने का, ठीक है, कभी भी। चलो तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई होता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब इसी में थोड़ा सा आगे निकलते हैं कि ये 180 अपॉन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। अच्छा एक काम करो यहाँ मत लिखो वरना तुमको कंफ्यूजन होगा, आगे सॉल्व कराता हूँ। देखो यहाँ पे तो चौथा फॉर्मूला क्या होगा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई था, तो 180 अपॉन पाई की वैल्यू 3.1415। तो इन दोनों को जब डिवाइड करोगे, ये सब लॉग से डिवाइड होता है, लॉग टेबल से, अभी नहीं बताऊंगा, लॉग टेबल की एक अलग वीडियो आएगी, पहले ही बता चुका हूं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 57 पॉइंट, ये याद करना पड़ेगा आपको। अभी जो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा इसमें इसका वैल्यू यूज होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट याद हो गया ना, ये क्या है, कभी भी 1 रेडियन बोला ना तो कितना डिग्री, 1 रेडियन का मतलब कितना डिग्री, इतना डिग्री, 57.297, ये याद करो इसको, ठीक है। तुम इसको भी याद कर सकते हो, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई भी याद कर सकते हो, फिर तुमको कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाया करेगा, कोई इशू की बात नहीं है, नो टेंशन। 1 रेडियन, सी मतलब रेडियन होता है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। अगर तुमको 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन से डिग्री में जाना है, तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करने का। अगर मैंने बोल दिया 2 रेडियन है तो इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो 2 इंटू 180 अपॉन पाई, ये कर दो बस हो जाएगा, समझा। ध्यान देना, तुम 180 अपॉन पाई के जगह में ये भी लिख सकते थे, इसलिए मैंने आगे कैलकुलेट कर दिया। क्लियर है ना बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान रखना। हटा दूं, लिखा रहने दो, चलो लिखे रहने देता हूं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अभी तो ये रेडियन से डिग्री के लिए हो गया, रेडियन से डिग्री के लिए हो गया। अब मान लो अगर डिग्री से रेडियन में जाना होगा तो क्या, तो इसका उल्टा कर दो, तो पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 ये हो गया रेडियन,
समझा, लिख के ऐसा दिखाने का रेडियन में। चलो तब इसका वैल्यू क्या आएगा, तो इसको भी अगर आगे सॉल्व करना चाहते हो, ये याद हो गया ना, इसको भी आगे सॉल्व करना चाहते हो तो पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, पाई की वैल्यू 3.1415 अपॉन 180, तो इसको भी डिवाइड करके आगे निकाल लो, तो इसका क्या आएगा 1745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। अब रेडियन को ऐसे लिखने का, रैड, समझा, अच्छे से ध्यान देना अच्छे से, तो ये तरीके थोड़ा याद कर लो, याद रहेगा। तो अगर ये तुम्हारे मैथमेटिक्स में भी होगा, मैथ्स 1 में आप पढ़ोगे इसको, तो रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180 अपॉन पाई, और डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बाय 180, याद रखना इस चीज को। चलो अब एक चीज और सिखाने जा रहा हूं, अब थोड़ा सा ध्यान देना अच्छे से। अब यहां पे टाइम और डिग्री का रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिग्री। चलो आ जाओ, अब जो लिखाने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से देखना अच्छे से। अब मान लो बच्चों कि 1 डिग्री है, तो इसको कितने टाइम से अगर कैलकुलेट करोगे तो कितने से कैलकुलेट करोगे, तो ये होता है 60 मिनट। ये जो मैंने ऊपर 1 बनाया है ना, ये 1 नहीं है, वो मिनट का सिंबल है। ऐसे ही अगर मान लो मैंने बच्चों 1 मिनट बोल दिया, तो इसके अंदर कितने होते हैं, 60 सेकेंड होती हैं। इस बात को थोड़ा याद कर लो अच्छे से, ये चीज आपको अच्छे से याद रहेगी। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है यहां पे ध्यान रखना। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। याद रहेगा क्या अच्छे से, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ये मिनट है, एक लाइन मतलब मिनट, 2 लाइन मतलब सेकेंड। एक लाइन का मतलब मिनट होता है, 2 लाइन का मतलब सेकेंड होता है, याद कर लो। एक लाइन का मतलब मिनट, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, याद है ना, और 1 डिग्री मतलब 60 मिनट। ये चीज याद रखना अच्छे से। और कोई चीज बच गई क्या लिखवाने में? हाँ, अब आ जाओ एक चीज और लिखवाता हूं। देखो बच्चों ध्यान से देखना अच्छे से। अब जो लिखवा रहा हूं थोड़ा समझो अच्छे से, यहां देखो, थोड़ा यहां देखो। 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू कितने रेडियन, 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। ये भी याद कर लो। देखो अगर मान लो कभी तुमको मिनट से रेडियन में जाना रहेगा तो कैसे जाओगे, तो ये तुमको याद होना चाहिए। कोई चीज बच गई क्या? नहीं बची, बहुत बढ़िया। अगर मान लो मैंने बोल दिया 1 सेकेंड इज इक्वल टू, एक के ऊपर 2 लाइन, ये लाइन है, ये 1 नहीं होता, लाइन है, लाइन 1 के ऊपर 2 लाइन मतलब 1 सेकेंड हो गया, 2 लाइन मतलब सेकेंड, 1 लाइन मतलब मिनट, ठीक है। तो अगर मान लो ऐसा है तो इसका मीनिंग क्या होगा, 4.847 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो ये थोड़ा सा अच्छे से याद कर लो, ये सब लाइन, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको ये सब याद नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हो, ठीक है। ये सब याद कर लो, ये सब याद करना पड़ेगा भाई, तभी आपको जाके कुछ समझेगा। ये सब याद करो तब जाके आप कैलकुलेशन अच्छे से कर पाओगे, वरना आपको कैलकुलेशन नहीं आने वाला, ठीक है। याद रहेगा बच्चों? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नो डाउट, ठीक है। अच्छा अब चलो, तो ये चीजें आपको याद रखनी है बच्चों। किसी को कोई डाउट रहेगा तो मस्त पूछो, अच्छे से कमेंट में लिखो। आपको बस याद करना है, रट डालो इसको, कुछ इसका मतलब ही नहीं जान के आप लोग को, सिर्फ इसको रट डालो अच्छे से। चलो अब आ जाओ, कुछ और चीजें बताता हूँ, जो लिखवा रहा हूँ उसको और याद करो। अभी देखो रिलेशन ऑफ डिस्टेंस, अब जो लिखवा रहा हूं इसको फिर से याद करो। ये सब याद करने वाली चीजें हैं बच्चों, अगर ये याद नहीं देंगी तो नहीं समझेगा। रिलेशन ऑफ डिस्टेंस, इसको कहीं लिख लो रे भाई, रिलेशन ऑफ डिस्टेंस। चलो जो लिखने जा रहा हूं थोड़ा याद रखना। 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻³ सेकेंड होता है। 1 माइक्रोन, इसको माइक्रोन भी पढ़ते हैं, 10⁻6 सेकेंड होता है, याद करो। माइक्रोन मतलब 6, मिली मतलब -3। 1 नैनो सेकेंड का मतलब 10⁻9 सेकेंड। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10⁻10 मीटर। और जो लिखवा रहा हूं ये, इसको आर्मस्ट्रॉन्ग पढ़ते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ए का मतलब, आगे बढ़ो, यहां देखो अच्छे से। अभी 1 पिकोमीटर का मतलब 10⁻12 मीटर। 1 FM यानी फेम्टो, तो 10⁻15 मीटर। ये सब याद करो, ठीक है। चलो इतना हो गया, और कुछ बचा क्या? हाँ कुछ नहीं बचा। अब एक चीज और बताता हूं। अब तुम्हारे बुक में कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है, 1 AU। AU का मतलब होता है, AU है, हाँ AU का मतलब होता है बच्चों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू
1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, हम लोग नहीं। आगे 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। यूनिट याद रखना मीटर में। आगे 1 पारसेक, 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। इस बात को ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। और 3.26 लाइट ईयर, लाइट ईयर ये भी कह सकते हो। चलो इतना याद कर लो, बस यही याद करना था आपको बच्चों। जो आज मैंने दे दिया ये सब आपको याद करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस का रिलेशन था ये। तो 1 ms सबसे छोटा यूनिट 10⁻³ 1 माइक्रॉन 10⁻6 और छोटा, ये सबसे छोटा तो -15 वाला है, ठीक है। तो 1 नैनो सेकेंड 10⁻9 1 आर्मस्ट्रॉन्ग 10⁻10 मीटर। ये तो सेकंड में ऐसे ही दिया हुआ है, तुम तो कर सकते हो अपने हिसाब से भी। 1 पिकोमीटर 10⁻12 1 FM 10⁻15। ये मैंने सेकंड में तीनों ये अलग है, ये तीनों अलग है और बाकी की ये अलग है, ठीक है। ये 1 AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो ये मीटर में, लाइट ईयर, पारसेक, ये सब आप याद कर लो, ठीक है। यहां का रिलेशन भी 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। लिखने का तरीका देखो, माँ की तुमको पता है सेकंड कितने घंटे होते हैं। 1 मिनट में इतने रेडियन और 1 सेकंड में इतने रेडियन, ये भी याद रख लो। आगे पाए, अगर मान लो पाई की वैल्यू कितनी है याद रख लो। पाए रेडियन से डिग्री में जाने के लिए ये नहीं याद रखोगे चलेगा, ये याद रखो और ये याद रखो, ये याद रखो, ये याद रखो, ये याद रखो, ये याद रखो। यहां से सिर्फ ये तो आपको पता ही होगा, सिर्फ आपको ये याद करना है और ये याद करना है और क्या करना है, ठीक है। चलो और यहाँ पे ये दोनों याद कर लो, ये थोड़ा नहीं भी करोगे चलेगा, ठीक है। और यहाँ से ये सब याद कर लो, ये सब याद कर लो, बस 3 4 5 चीजें हैं, इतना आपको याद करना है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलो अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेट्स बिगिन। तो आ जाओ, पहला न्यूमेरिकल किधर है? ये है हमारा पहला न्यूमेरिकल, आ जाओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 1.2, A star is 5.5 light year away from the earth। बहुत बढ़िया। How much parallax in arcsec? ये ध्यान देना बच्चों, बहुत डेंजरस चीज है। Arcsec will it subtend when viewed from the two opposite point along the orbit of the earth? बड़ा डेंजर चीज है ये क्वेश्चन बड़ा ही डेंजर है। देखो पहले क्या कह रहा है कि कोई तो एक स्टार है, कोई एक स्टार है बच्चा, ये स्टार है, ये अर्थ से स्टार इज 5.5 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी कि अर्थ से 5.5 लाइट ईयर है, लाइट ईयर है दूर, ठीक है। और स्टार तक का डिस्टेंस ऐसे ही निकालो ना पैरेलैक्स मेथड से। तो ये पैरेलैक्स मेथड में एंगल दिया है क्या? नहीं दिया, तो मैं कुछ भी ले लेता हूं, मैं थीटा ले लेता हूं, ठीक है। एंगल दिया ऐसे। आगे पढ़ते हैं। लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ, हाउ मच पैरेलैक्स इन आर्कसेक विल इट सबटेंड व्हेन व्यूड फ्रॉम, मतलब यही पूछ लिया है कितना एंगल बनेगा, ठीक है। व्यूड फ्रॉम द टू अपोजिट पॉइंट अलोंग द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, तो ऑर्बिट अलोंग द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, तो इसके बीच का भी डिस्टेंस फिर निकालो। अभी इस तरीके से तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो तो कभी भी बच्चा, एक चीज आपको सिखाने जा रहा हूं मैं, ध्यान देना। कभी भी अर्थ के 2 ऑर्बिट, अब ये ऑर्बिट है ऐसे, ऑर्बिट क्योंकि बहुत दूर है स्टार, इसलिए लाइट ईयर बोले तो कितना लंबा होता है, 1 लाइट ईयर कितना दूर होता है। 1 लाइट ईयर क्या होता है जानते हो? हमारी एक लाइट की स्पीड कुछ 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चलती है हमारी। ध्यान से सुनो मेरी बातों को, 3 लाख किलोमीटर हमारी लाइट 1 सेकंड में चलती है, उससे भी ज्यादा, ठीक है। सोचो तो हमारी लाइट 1 साल में कितना दूर चलेगी? 1 साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में 365 डेज। हमारी लाइट 3 लाख किलोमीटर, इमेजिन कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग किधर है? 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में लाइट चलती है। 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में लाइट चलती है, 1 सेकंड में चलती है। तो हमारी पूरी लाइट जो है अगर भागेगी 1 साल तक लगातार, तो कितना दूर जाएगी? वो 1 लाइट ईयर होता है। समझा?
समझा क्या कह रहा हूं? कितना दूर होगा रे यार भाई, बहुत दूर होगा। सोचो ना 365 डेज तो एक साल में होते हैं, फिर उसको घंटे में कन्वर्ट करो, फिर उसको सेकंड में कन्वर्ट करो, बाप रे। तो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, तो एक साल में कितना चलता है? वो 1 लाइट ईयर होता है। तो ये डिस्टेंस बहुत दूर हो गया। थोड़ा इमेजिन किया करो, समझा करो, बुद्धि लगाने का। ऐसा पढ़ाऊंगा तभी समझेगा तुमको। तो इसके ऑर्बिट में मेरे ऑब्जर्वर बैठे हैं, ऑर्बिट में मेरे ऑब्जर्वर। अब पैरेलैक्स मेथड तो ऐसे ही, पैरेलैक्स मेथड दूर के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए होता है, तो ऐसे ही ना करोगे, समझा ना? तो मान लो ये यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा है और ये ऑब्जर्वर उस स्टार को देख रहा है, आंखों से देख नहीं पाएगा, टेलीस्कोप से क्या गुंडा बनोगे यार। ठीक है, तो टेलीस्कोप से देख रहा है और वहां पे एक एंगल बनेगा, इधर से भी और उधर से देखिएगा, बीच में एंगल बनेगा ना, तो एंगल बनेगा थीटा। थीटा ही निकालने का है, कितना एंगल बनेगा। अगर डिस्टेंस 5.5 लाइट ईयर दे दिया, अब 1 लाइट ईयर बराबर कितना? 1 लाइट ईयर मतलब 9.467 × 10⁻15 मीटर, इतना 1 लाइट ईयर होता है। समझा? 1 लाइट ईयर बोले तो 9.467 × 10⁻15 मीटर चलती है 1 लाइट ईयर में। समझा? ध्यान देना अच्छे से, याद रखने का। मीटर, लाइट ईयर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करने का, ये याद रखना पड़ेगा तुमको। याद है ये? बहुत बढ़िया। अब ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस नहीं मालूम यार अपने को, लेकिन पता है, अपने को बुक में दिया है, देखो किधर दिया है। How much parallax in arcsec will it subtend when viewed from two opposite point along the orbit? जब कभी भी ऑर्बिट में मेजर करते हैं तो उसके बीच तक के डिस्टेंस को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर किया जाता है। किस में मेजर करते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आ जाओ, व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? तुमने पूछा नहीं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU इज इक्वल टू 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। लेकिन आपने पूछा क्या भैया, जैसे आपने लाइट ईयर का मतलब होता है क्या कि एक साल में लाइट कितना दूर तक चलेगी, उतना 1 लाइट ईयर डिस्टेंस कहलाता है। एक लाइट ईयर डिस्टेंस का मतलब, लाइट ईयर डिस्टेंस होता है, एक लाइट ईयर डिस्टेंस का मतलब क्या? एक साल में, एक ईयर में हमारी लाइट कितना दूर तक चलेगी, वो 1 लाइट ईयर है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? तो हमारे अर्थ के ऑर्बिट का जो बीच का पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो ये अर्थ का पूरा ऑर्बिट है, ये अर्थ है गोल गोल और उसके आजू बाजू पूरी ऑर्बिट है, तो ऑर्बिट से लेकर के उसके सेंटर तक का डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल आ जाओ, मान लो ये अर्थ है और ये इस ऑर्बिट में ये घूम रहा था सन के अराउंड, ठीक है, तो ये इसका सेंटर है। तो यहां से मैं एक बंदे को ऑब्जर्व कर रहा हूं और यहां से एक स्टार या बंदा को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये 1 AU कहलाएगा। समझ में आया क्या? बोलो, क्लियर? याद रखना इस चीज को, समझा अच्छे से? मतलब कि मीन डिस्टेंस जो होता है फ्रॉम दी, अगर सन और अर्थ की बात करो तो फ्रॉम दी अर्थ और सन, मीन डिस्टेंस यार, बीच का डिस्टेंस, और क्या। समझा ना अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं? इस बात को ध्यान रखना, ये 1 AU कहलाता है, यहां से लेके वहां तक। ये ऑर्बिट है, हाँ ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट में हमारा ऑब्जर्वर बैठा है, ऑर्बिट है ये, ऑर्बिट में हमारा ऑब्जर्वर। थोड़ा और अच्छे से समझाऊं क्या? अब मान लो बच्चों, सोलार सिस्टम को इमेजिन करो सब लोग, सोलार सिस्टम को इमेजिन करो सब लोग, ठीक है। देखो मान लो ये सन है और ये मेरा ऑर्बिट है और यहाँ अर्थ बैठा है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। और अब यहाँ पे एक कोई तो स्टार है जिसको मुझे ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो मैं बोला था ना तुमको कि इतना दूर ऑब्जेक्ट रहेगा तो अर्थ के सेंटर से या अर्थ के अंदर से हम ऐसा ऐसा नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं क्या? नहीं, बहुत दूर हो जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए हम अर्थ के ऑर्बिट का इस्तेमाल करते हैं। तो अर्थ के ऑर्बिट से हम क्या करेंगे? डिस्टेंस लेंगे, तभी ना हो पाएगा। हमने आपको सिखाया भी था कि अर्थ के अंदर सिर्फ छोटे डिस्टेंस के लिए पैरेलैक्स मेथड यूज करते हैं, बहुत दूर रहेगा तो अर्थ का ऑर्बिट का इस्तेमाल करना होता है। तो अब इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, कैसे मालूम पड़ेगा? तो यहां से लेकर के यहां तक का ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और इधर का 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो ये डिस्टेंस टोटल 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मिल गया। और हमारे बुक में यहां से लेके यहां तक का 5.5 लाइट ईयर दे दिया है और इसके बीच का एंगल थीटा, यही तो निकालने का है। बोल बजरंग बली की जय। तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ये अपॉन ये, तो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 5.5 लाइट ईयर, दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लो। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? उतना मीटर, और 1 लाइट ईयर उतना मीटर। तो यहां लिखो, अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उतना तो 2 मतलब 2 इंटू उतना,
5.5 मतलब 5.5 उतना जितना वहां दिया है। हो गया आंसर, कैलकुलेट करो, डिवाइड मारो, आ गया आंसर। बोल बजरंग बली की जय। ऐसे सॉल्व करने, समझाना क्या बोला मैंने। तो जब लंबा डिस्टेंस होता है तो पैरेलैक्स मेथड ऐसे इस्तेमाल करते हैं। क्लियर बच्चा, याद रहेगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है और लाइट ईयर क्या होता है। देखो लिखवा के बता भी दिया आपको, अब आपका दिमाग है कि आप कितना इस्तेमाल करते हो। आपके पास दिमाग रहेगा तो इस्तेमाल करोगे, नहीं रहेगा तो मैं दे रहा हूं तो ले लो ना, ले भी नहीं रहे हो और करना भी नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो चलो थोड़ा बहुत गिवन लिख लेते हैं, ठीक है, ध्यान दो अच्छे से। तो डिस्टेंस बिटवीन, थोड़ा लिखवाने का भी स्टाइल होता है, डिस्टेंस बिटवीन स्टार एंड अर्थ इज 5.5 लाइट ईयर। ठीक है, इसको कन्वर्ट करो तो 5.5 इंटू 1 लाइट ईयर कितना होता है बच्चों, किधर गया यार ये, 1 लाइट ईयर कितना होता है 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। आगे बात करते हैं कि हमारा ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि अर्थ का। तो कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है ना, एक ऑब्जर्वर इधर एक उधर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर लिख लो। तो ये क्या होगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट प्लस, ये अपने को देखना पड़ेगा बच्चों, ये अपने बुक में गिवन नहीं है, ये अपना दिमाग लगाना पड़ता है। तो जिस बच्चे को पता होगा कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है वही निकाल पाएगा। पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए कि स्टार बोला है और 5.5 लाइट ईयर बोला तो ये बहुत दूर होगा। अगर ये छोटा होता तो मैं अर्थ के अंदर ही मेजर करता ना, अर्थ के अंदर से निकाल लेता ना। अगर यहां पे मान लो 2 किलोमीटर दिया रहता तो मैं अर्थ के अंदर से निकालता ना। समझा ना बच्चा, दूर रहेगा तो अर्थ का ऑर्बिट का इस्तेमाल करना होता है, तो ही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आएगा। ऑर्बिट से लिया तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अर्थ के अंदर से लिया तो काय का एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तब तो बुक को खुद आंसर देना पड़ता, तब बुक को ये डिस्टेंस बताना पड़ता, ये डिस्टेंस तब बुक को बताना पड़ता। समझ में आया, ध्यान रखना ये सब जो सिखाते चल रहा हूं, बार बार वीडियो देखने का तब समझता है, एक बार में नहीं समझता। चलो, तो ये 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और 2 इंटू, जब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है बच्चा, 1 इतना होता है 1.496 10⁻11, 1.496 10⁻11, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, इतना होता है। समझा। तो आपको ये क्या क्या पता चला, ये तो दिया ही था बुक में, ये हमने निकाल लिया दिमाग से अपने, है ना। तो ये मिल गया, ये मिल गया, अब ये तो मिल जाएगा ना। हाँ मेरी जान, ऐसे तो करना होता है। चलो, तो ये दोनों जब मिल चुका है तो अब अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो हियर फॉर्मूला लगाओ सॉलिड एंगल का, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू, वी नो दैट, लिखने का थोड़ा दिमाग लगा, इसे फेंक के मार देने का, इसको लिख देने का। वी नो दैट, वही अपना फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर। समझा ना ये मैंने क्या लिखा। अरे भाई एंगल किसने बनाया, इसने, तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये, 20 बार बता चुका हूं, जिसने एंगल बनाया वो अपॉन बाजू वाला इक्वल टू वो एंगल। ठीक है, तो ये क्या है, ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस है ना, ये दोनों देख रहे हैं उसको, है ना। नीचे क्या आएगा, ये डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर मत करना, सॉलिड एंगल रहता तो स्क्वायर होता है, डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड स्टार। चलो, तो क्या था वहां पे, क्या था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर कितना मिला, 2 इंटू 1.496 इंटू 10⁻11, यही था ना। हाँ, और इसका 5.5 इंटू 9.467, 5.5 इंटू 9.467 इंटू 10⁻15, यही होगा शायद, हाँ 15। ठीक है, चलो अब इसको कैलकुलेट करो फटाफट, थीटा एंगल मिल जाएगा आपको। तो बच्चों थीटा किस में आएगा बताओ, थीटा रेडियन में हमेशा आएगा, ध्यान रखना, कभी भी रेडियन में आता है। चलो, तो थीटा इज इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा, तो कैलकुलेट करो इसको। तो 6 2 जा 12, देखो 6 2 जा 12 1, 9 2 जा 18 9, कैरी 1, 4 2 जा 8 9, ठीक है, 2 1 जा 2 पॉइंट इंटू 10⁻11, इतना तो मल्टीप्लाई अपन बाजू में कर सकते हैं, अब ये नहीं कर सकते। इधर है कैलकुलेटर, ये सब लॉग टेबल बताऊंगा तब आप अच्छे से लॉग टेबल से करना, फिलहाल मल्टीप्लिकेशन तो लॉग टेबल से नहीं करना होता।
मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे ही करना पड़ता है। 5.5 इतना क्या लॉग टेबल देखने का तुम लोग, जो ऐसे ही कर सकते हो उसको ऐसे ही कर देने का। ठीक है, कितना आया 52.068 इंटू 10⁻15। चलो आ जाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाने का। ये 10 को सॉल्व करो पहला। तो 2.992 अपॉन 52.068 इंटू 10⁻11 इंटू 10 नीचे वाले को ऊपर लेके क्या 15। समझा ना ये कैसे आया बच्चों? चलो इसको डिवाइड मारो 2 पॉइंट। तो यहां तक सब बच्चों को समझा अच्छे से? किसी को कोई डाउट है ये हमने कैसे सॉल्व कर दिया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां देखो सभी लोग, तो ये जो हमारा 2.992 है और अपॉन में ये 52.068 है। अब ये पावर को थोड़ा उड़ाते हैं, 10⁻11 इंटू 10⁻−15 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, इसको डिवाइड कर दे थोड़ा सा। अब जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो तुमको मिलेगा, जानते हो क्या मिलेगा? 0.057 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, ये तुमको टोटल वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, ये तुमको यहाँ पे टोटल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यही तुमको डिवाइड करने पे मिलेगा। अब आ जाओ, ये बच्चों तुम्हारे बुक में ऐसा नहीं दिया है, ये पॉइंट इधर पे है और नंबर तो सेम है लेकिन बाकी का चीज लफड़े वाला है। ठीक है, आ जाओ बताता हूं मैं। यहाँ पे 5 आएगा और हाँ चलो अब देखो, तो ये जो पॉइंट है बच्चों, इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे डाल दो 5 के बाद, तो क्या आएगा 5.75 आ जाएगा। समझा मैं क्या कह रहा हूं? ऐसे आ जाएगा 5 पॉइंट और इंटू 10⁻⁻4 है ना, तो ये क्या करोगे 10⁻⁻2 और बाजू में करना पड़ेगा। ये कैसे आया अभी नहीं समझोगे तुम लोग, ठीक है, जब तुम लोग मेरा लॉग टेबल का वीडियो देखोगे तब समझोगे। तो ये 5.75 इंटू 10⁻6 रेडियन मिल गया, तो ये तुम्हारा एंगल है। लेकिन तुम्हारा ये आंसर नहीं है, मेन आंसर ये नहीं है। ठीक है, मेन आंसर ये नहीं है। क्यों भाई? आ जाओ अब इसकी बारी। ये जो दिया हुआ है बच्चों, ये बड़ा डेंजरस चीज है, आर्क सेक। ये आर्क सेक में आंसर चाहिए। किसमें चाहिए आंसर? आर्क सेक में आंसर चाहिए। किसमें चाहिए बच्चों आंसर? आर्क सेक में आंसर चाहिए, मतलब सेकंड में, रेडियन को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और कुछ नहीं, बड़ी बात नहीं है। हाँ चलो करेंगे। देखो तो थीटा इज इक्वल टू, ये कैसे आया नहीं समझा क्या? क्या यार तुमको लॉग में सिखाऊंगा ना। देखो पॉइंट है ना इधर पे, मेरा मन मानता ही नहीं है। तुम, मेरे को पता चल जाता है तुमको नहीं समझा, ये नहीं समझा तुमको। कभी भी एक बात ध्यान देना, ट्रिक होती है एक पॉइंट शिफ्टिंग की, वो मैं लॉग के जब वीडियो बनाऊंगा ना तब समझाऊंगा। ठीक है, बना दिया है मैंने, तुम लोग देख लो जाके अच्छे से, इसी चैनल में ढूंढोगे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है लॉग की। ठीक है, देखो तो पॉइंट इधर है ना, कभी भी तो पॉइंट को कभी भी नंबर के डिजिट के बाद रखना होता है फिजिक्स के आंसर में। तो इस पॉइंट को मुझे 5 के बाद रखना पड़ेगा, तो मैं पॉइंट को इस तरफ लेके जा रहा हूँ। मैंने 10th में सिखाया भी था, तो पॉइंट जब 10th वाले चैनल में, तो 10th का उस तरफ सॉरी इस पॉइंट को 10th बोल रहा हूँ, पॉइंट को उस तरफ लेके जाओगे अगर, तो उस तरफ अगर लेके जाओ तो चुपचाप लिख देने का। देखो लिख दिया मैंने, ये 0 हट जाएंगे क्योंकि उधर लेके जीरो, इधर 0 लिख के कोई मतलब है नहीं। तो 5.75 आ जाएगा, 10⁻⁴ कॉपी करना पड़ेगा, कर दिया। अब 2 डिजिट उधर गया ना, 1 2 डिजिट उधर शिफ्ट किया ना, इस तरफ शिफ्ट किया तो माइनस लेने का, तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 के पावर में -2, 2 डिजिट मतलब 2, इधर गया तो माइनस। अब अगर यही डिजिट मान लो मैं इधर साइड करता, मान लो इधर मैं 2 डिजिट कभी लेके जाता, अब इधर कुछ नहीं तो 0 लिखना पड़ता। ठीक है, अगर मैं इधर लेके जाता तो क्या करता, मैं 10 के पावर में +2 लिखता। समझा ना, तो यहाँ पे +2 लिखता, फिर अभी इधर गया तो माइनस। अभी जिसको समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो लॉग वाली वीडियो देखने का। ठीक है, ध्यान रखना, कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट समझ रहे ना, कैलकुलेशन का पार्ट अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, टेंशन मत लो। चलो अभी फिलहाल रेडियन है बच्चों। आर्क सेक में आंसर पूछा है, हाउ मच पैरेलैक्स इन आर्क सेक, तो ये रेडियन में आया है, आर्क सेक में कौन कन्वर्ट करेगा? मैं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिला? 5.75 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। इसको आर्क सेक में कन्वर्ट करने का है। तो आर्क सेक में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले बच्चों इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर डिग्री से तुमको मिनट में। क्यों? आ जाओ रिलेशन दिखाता हूं। देखो बच्चों, कभी भी आर्क सेक का मतलब होता है सेकंड में आंसर निकालना, सेकंड में मतलब 60 सेकंड में लाना है तुमको, डबल लाइन में। तो उधर रेडियन में है, तो रेडियन से कहीं भी ऐसा रिलेशन दिख रहा है कि रेडियन बोले तो ऐसा वाला सी, रेडियन से डायरेक्टली सेकंड का रिलेशन किधर है? नहीं है। डिग्री का मिनट और टाइम के लिए रिलेशन है, डिग्री ही सिर्फ आ सकती है मिनट और सेकंड में, रेडियन नहीं। तो उधर क्या दिया हुआ है? रेड लिखा हुआ है, रेडियन लिखा हुआ है। बुद्धि लगाओ, ऐसे ही क्वेश्चन आता है जेई और सीटी में भी। तो उधर पे रेडियन दिया हुआ है और अपने को पूछा है सेकंड में, तो रेडियन और सेकंड का रिलेशन ही नहीं है।
डिग्री और सेकंड का रिलेशन है, लेकिन रेडियन और डिग्री का तो रिलेशन है ना, तो रेडियन को पहले डिग्री में लाऊंगा, फिर डिग्री को मिनट में लाऊंगा, फिर मिनट को सेकंड में लाऊंगा, ऐसे कन्वर्ट करूंगा, तब मेरा आंसर आएगा। समझा बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? सुना क्या तुम लोग ने? उधर पे क्या दिया है, उधर पे क्या दिया है रे भाई? उधर पे रेडियन दिया है, और रेडियन का मिनट में कोई रिलेशन नहीं है। जरा बुद्धि लगाने का बॉस। देखो अच्छे से, इधर पे देखो ध्यान से। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। तो डिग्री का रिलेशन है सेकंड में, आर्क सेकंड मतलब सेकंड होता है, सेकंड में लाने का आंसर। उधर रेडियन दिया है, कैसे आएगा? तो 1 रेडियन को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में, और 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैथ्स में सीखा है ना क्या करना पड़ता है। किधर गया यार ये, मेरे को इतना ढूंढना पड़ता है मम्मी कहाँ गया? हाँ देखो, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, और आगे की वैल्यू याद कर लो, फायदे में रहोगे, क्या के लिए इतना बड़ा कैलकुलेशन दोबारा करोगे। तो 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180 अपॉन पाई से डिग्री में लाना पड़ता है, समझा ना बॉस? तो 180 अपॉन पाई, डिग्री कितनी होती है? 57.297। समझ रहा है? भेजे में कुछ घुस रहा है? क्या कर रहा हूं मैं? रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं। तो रेडियन को डिग्री में ला रहा हूं मैं, रेडियन को डिग्री में लाने के लिए 180 अपॉन पाई करते हैं, समझा? देखो अच्छे से यहां पे, देखो अच्छे से, यहां पे कहां चला गया यार? हाँ देखो, तो डिग्री से मिनट का सेकंड का रिलेशन है, रेडियन से मिनट और सेकंड का रिलेशन नहीं है। तो पहले अपन रेडियन को डिग्री में लेके जाएंगे, तो यहां पे 180 अपॉन पाई करना पड़ता है, समझा? लेकिन 180 अपॉन पाई अभी डिग्री हो गया, ठीक है। लेकिन 180 अपन पाई को क्यों कैलकुलेट इतना, पहले 180 फिर 3.145 लिख के डिवाइड मारो, क्या इतना सीधा याद कर लो ना। 57 पॉइंट कितना था यार वो वैल्यू, मेरे को भी याद नहीं है, याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। 297.297 डिग्री, चाहे 180 अपन पाई लिख दो, चाहे 57.297 लिख दो। चलो तो अब बच्चों क्या करोगे, 5.75 इंटू, पहले इस वैल्यू को रेडियन से डिग्री में लेके जाऊंगा, तो डिग्री में ले जाने के लिए 57.297 किया, ये किस में आ गया अभी? इंटू 10⁻⁻⁶, ये किस में आ गया? सबका सब वैल्यू ये डिग्री में आ गया, समझा अच्छे से? चलो अब इस डिग्री में आ गया, पूरा डिग्री में आ गया। देखो ना 1 रेडियन मतलब ये 180 अपन पाई, या फिर इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर रेडियन को, तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। अब डिग्री में आ गया तो मिनट में लेके जाऊंगा, तो चलो आ जाओ मिनट में लेके जाता हूं। तो 575 इंटू 57.297 इंटू 10⁻⁶ इंटू 60, ये देखो मिनट में आ गया। अब मिनट को सेकंड में लेके जाऊंगा, तो फिर से 5.75 इंटू 57.297 इंटू 10⁻⁶ इंटू 60 इंटू 60, ये पूरी वैल्यू सेकंड में आ गई। इसको कैलकुलेट मारो, डिवाइड मारो, बढ़िया। 10⁻⁶ को कुछ मत करना, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको करो, इसको करो, हाँ ऐसा मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा लिख देना, मैं बुक में से छाप के लिख देता हूं, मल्टीप्लाई तुम कर लो। 1.186 आर्क सेक आएगा, कितना आएगा? 1.186 आर्क सेक, इसको लिखने का तरीका है संपला, समझा? ध्यान रहेगा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं, बुद्धि में घुसा बात, घुस गई बात। अपने को रेडियन में दिया है, रेडियन को ऐसा दिखाते हैं, तो रेडियन को पहले डिग्री में लाऊंगा, डिग्री में ला दिया। अगर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो इतना डिग्री इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 60, उतना मिनट आ जाएगा। अगर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो इतना डिग्री मतलब मल्टीप्लाई बाय 60, तो 60 मिनट आ जाएगा। फिर मिनट में पूरी वैल्यू होगी, डिग्री से मिनट में लाया, मिनट से सेकंड में लाया, इधर पे देखो सेकंड में लाया। समझा क्या मेरी जान? दिमाग होना चाहिए। नहीं समझा तो दोबारा वीडियो देखो, और नहीं समझा तुम सबसे बड़े बुद्धू हो, इतना अच्छे से 20 बार बताया हूं, इसलिए इतना बड़ा वीडियो बन गया, ठीक है? तो भाई यहां तक की पूरी बातें समझी। कोई टीचर इतनी मेहनत करता है तुम्हारे लिए? 1 घंटे समझा रहा हूं जब से बैठ के, ठीक है? तो पढ़ लिया करो मेरी जान। अरे एक और क्वेश्चन है क्या? ये कहां से आ गया भाई? चलो आ जाओ, इसको भी करते हैं। चलो देखो अच्छे से, अभी ये साला इसको भी तोड़ेंगे, अभी कुछ नहीं आया तो क्या करेंगे, अभी तोड़ना पड़ेगा अपने को। देखो अच्छे से, अभी इस क्वेश्चन को भी फोड़ना पड़ेगा अपने को। आज जाओ भिड़ो, चलो कैलकुलेशन तो तुमको ही करना है, मेरे को सिर्फ मेथड बताना है। तो क्वेश्चन आ जाओ फटाफट कर लेते हैं इसको भी 2 मिनट में। क्या दिया? द मून इज एट डिस्टेंस ऑफ दिस, ओके ठीक है, फ्रॉम द अर्थ, इफ व्यूड फ्रॉम द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऑन द अर्थ, द एंगल सबटेंडेड एट द मून इज 1 डिग्री 54 मिनट, ओके, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ? वाह, देखो तो ये हमारा मून है। अरे लाल कहां से आ गया, लाल लाल, देखो यहाँ पे ये हमारा मून है, सॉरी मून है, हाँ। और ये हमारा अर्थ है,
ये मून की वजह से अर्थ में पॉइंट सबटेंड हो रहा है, तो ये यहाँ पे एंगल बना मान लो अल्फा। अल्फा थीटा दे दो, थीटा, तुमको थीटा से बहुत प्यार है, थीटा। ठीक है, ध्यान दो अच्छे से। इसके बीच का यहां तक का जो डायमीटर है वो डी है, और यही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, मून इज अ डिस्टेंस इतना, हाँ, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है भाई? 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, ये करेक्ट डिस्टेंस है भाई। सच्ची सच्ची इतनी डिस्टेंस होती है वैसे भी, ये डिस्टेंस है। इफ व्यूड फ्रॉम, अच्छा एंगल दे दिया भाई इस बार, क्या बात है, 1 डिग्री 54 मिनट, ये एंगल दे दिया। डिस्टेंस निकालने का है अपने को, मालूम है फॉर्मूला भेड़ो। देखो यहाँ सॉल्यूशन देखने का फिदा, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो मेरी जान, सॉल्यूशन देखो क्या आएगा। थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल, इसके वजह से थीटा बना, तो मतलब थीटा इज इक्वल टू ये अपॉन ये, मतलब डायमीटर अपॉन ये डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ, क्या करने का यार, एक काम करूं क्या, इसको कैपिटल डी दे देता हूं, क्या के लिए इतना बड़ा लिखूंगा, ये लो हाँ नहीं तो ठीक है, अर्थ, और ये अर्थ है, हाँ ये अर्थ है, समझा ना, ध्यान देना। चलो तो थीटा कितना है भाई, थीटा कितना है 1 डिग्री 54 मिनट। डिस्टेंस कितना है बेटू, डिस्टेंस नहीं सॉरी ये डायमीटर है बाबा, डायमीटर से पंगा मत लेना। ठीक है, तो ये डायमीटर है, यही कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कितना है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा जान, अभी बोल भाई क्या मिलेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो डायमीटर फाइंड करना है, तो इसको कैलकुलेट करो। तो डायमीटर इज इक्वल टू, बड़ा मजा आता है पढ़ाई में यार सच्ची, देखो अच्छे से, तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 1 डिग्री 54 मिनट मल्टीप्लाई बाय 3.84। अब तुम्हारे दिमाग में कुछ तो गुजर रहा है, मैं जानता हूं क्या निकल रहा है तुम्हारे दिमाग में, मैं जानता हूं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, अरे इसका कैसे करेंगे भैया, ये डिग्री मिनट साथ में कैसे आ गया ये डायमीटर, देखो ये इज इक्वल टू ये इंटू ये करोगे तो ये मिलेगा ना, इसलिए ऐसा किया। ठीक है, चलो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आजा मेरी जान सिखाता हूं इधर। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, समझ गया। तो यहां पे देखो अच्छे से, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और ये 54 मिनट ऑलरेडी है, समझा गया, ये मिनट है भाई, मिनट है। चलो और इंटू 3.84 इंटू 10⁸, तो ये 60 और 60 प्लस 54 हो जाएगा ये सच्ची में। तो ये जानते हो सच्ची, एक ही बार लिखता हूं कहीं के लिए बार बार लिखने का। तो ये क्या होता है 60 प्लस 54 टोटल मिनट बन गया, समझा अच्छे से। अरे 1 डिग्री जो 60 मिनट और ये ऑलरेडी 54 मिनट है, तो 60 प्लस 54 कितना आएगा, बताओ ना कितना आएगा, तुम लोग बताओ ना, इधर हर बार मैं बताऊंगा क्या। 114 मिनट इंटू 3.84 इंटू 10⁸। चल वो तो क्या करोगे बच्चों, इसको जब तुम कर लोगे 114 मिनट आ गया, 3.84 इंटू 10⁸। अब कभी भी मिनट को नॉर्मल वैल्यू से तुम कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कभी भी किसी चीज को रेडियन में कन्वर्ट करने का तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अब देखो, हाँ 114 मिनट को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो 1 मिनट इक्वल टू कितना रेडियन होता है, लिखा है ना रिलेशन मैंने, 1 मिनट इज इक्वल टू इतने रेडियन होता है 2.91 इंटू 10⁻⁴, 2.91 इंटू 10⁻⁴, 2. देखो तो यहां पे मल्टीप्लाई करो 114 इंटू 2.91 इंटू 10⁻⁴, ये हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई करो 3.84 इंटू 10⁸, यहां लिख के दिखाने का कि 1 मिनट इज इक्वल टू 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन होता है। अब बच्चा इसका आंसर तुम निकाल सकते हो, ये लिखने का, ये सब इसीलिए मैंने ये सब लिखवा के दिया था। अगर आपको ये सब याद नहीं तो आप कभी भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, चलो कभी भी ये बात अभी जो मैंने बोला ना उसे याद करो, मिनट को कभी भी डायरेक्टली तुम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना इस चीज को अच्छे से, क्लियर है। अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम क्या कर सकते हो, सिर्फ ध्यान दो जरा अच्छे से, तुम पहले इस मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करो, कभी भी रेडियन में ही करने का, डिग्री में नहीं। डिग्री कभी भी डिग्री मल्टीप्लाई नहीं होती इससे, सिर्फ रेडियन होता है। तो रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, अब देखो मिनट को रेडियन में आ गया ये, अब इसको पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा का पूरा। अब जो भी आंसर आएगा यहाँ लिख दो क्या आंसर आया भाई, ठीक है 1.274 इंटू 10⁻⁴, जो भी आंसर आएगा वही लिख देता हूँ मैं, तुम लोग मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई ही तो करना है, कौन सा डिवाइड करना है।
तो मल्टीप्लाई ही तो करना है, समझा, अच्छे से कर लेना। देखो 10⁻⁴ है और 10⁸ है, 10⁴ बनेगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। फिर यहाँ के पॉइंट को शिफ्ट किया है तो 1.27 बन गया। पॉइंट शिफ्टिंग तुमको सिखाऊंगा मैं, कब? पॉइंट शिफ्टिंग तुमको मैं सिखाऊंगा उसमें, क्या बोलते हैं, अलग से वीडियो जब बनेगी उसमें। थैंक यू, थैंक यू। वीडियो कैसा लगा? बहुत बड़ा वीडियो हो गया, मैं भी थक गया एकदम, ठीक है, बट मजा आया सीखने में। तुम लोग 1-2 बार देखोगे तभी समझेगा। तो आज की वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे बच्चों। पहला न्यूमेरिकल बड़ा ही धमाकेदार था। अगर तुम सब बच्चों ने डिटेल में ध्यान से पूरे लेक्चर को मेरे देखा होगा, तुम्हें बहुत मजा आया होगा पढ़ने में। लेक्चर 1 देखने के बाद ही लेक्चर 2 देखा करो, वरना कुछ नहीं समझेगा तुम्हें, फिजिक्स तुम्हें कुछ नहीं समझेगी। और बच्चों जिस तरीके से मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तो जो मेरे शब्द हैं, मेरे शब्दों पे ध्यान दिया करो। अब जिस बच्चे को, अगर देखो 90% बच्चों को समझा है, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, बट कुछ 10% बच्चों को नहीं समझा होगा, मैं जानता हूं। तुम बच्चों को सलाह यह है मेरी कि वापस से इस वीडियो को देखो और मेरे शब्दों पे ध्यान देना। मेरा एक एक वर्ड बहुत जरूरी है। मैं कभी कभी बहुत फास्ट बोलता हूं, एक एक वर्ड मेरा जरूरी है, और उस एक वर्ड को नोट करने का, लिखने का, याद रखने का। याद रखोगे तो फायदा होगा तुम्हारा, समझा? ध्यान रखना अच्छे से। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इंस्टाग्राम में मुझे सब लोग फॉलो कर लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। और मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत अच्छे से समझा होगा, कोई किसी को डाउट नहीं होगा, तो प्लीज अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करो। थैंक्स लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू गाइस, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।